हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 11 फिजिक्स का रोटेशनल मोशन के अंदर रोलिंग मोशन का एक नया लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन इन रोलिंग मोशन। जब कोई बॉडी रोलिंग मोशन परफॉर्म करती है तो उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट लगता है फ्रिक्शनल फोर्स का, ये सारी बातें आज के लेक्चर में करनी है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टॉपिक फॉर स्टूडेंट टू स्टडी बेटा। मगर विश्वास मानिए, मेरा लेक्चर देखने के बाद, मुझसे पढ़ने के बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप जेई और नीट जैसे एग्जाम्स का सॉल्व ना कर पाएं। आपके सारे फंडामेंटल एंड कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे जब आप इस लेक्चर को देख लेंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। हेडिंग लगा लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन इन रोलिंग मोशन। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो भी बातें लेक्चर के अंदर होनी है उसको 2 मिनट के अंदर आपको समराइज कर देता हूं, बाद में आपको प्रूफ कर दूंगा। तो ध्यान से सुनिए बेटा। मानिए कि हमारे पास एक कोई बॉडी है और वो बॉडी किसी रफ सरफेस के ऊपर ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, तो उस बॉडी पे क्या लगेगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा, जिसके वजह से उस फ्रिक्शनल फोर्स के एक्ट होने की वजह से वो बॉडी ट्रांसलेशन मोशन के साथ साथ अब रोटेट भी करने लगेगी। और जब रोटेट करेगी और ट्रांसलेशन मोशन भी करेगी तो रोलिंग मोशन अचीव कर लेगी। यानी कि रोलिंग मोशन में बॉडी को कौन लाता है, फ्रिक्शनल फोर्स लाता है। और उसी फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से जब बॉडी रोलिंग मोशन में आ जाएगी तो वही बॉडी प्योर रोलिंग कैसे करेगी, कैसे फ्रिक्शनल फोर्स प्योर रोलिंग अचीव कराता है बॉडी को, ये सारी बातें आज के लेक्चर में चलनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। मेरा नाम सत्यम प्रशांत कौशल। आइए ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, आप ग्राउंड मान सकते हो, जो कि फिक्स्ड है, मूव नहीं कर रहा है। इस सरफेस की वेलोसिटी बेटा 0 होगी, ठीक है। और ये सरफेस कैसा, एक रफ सरफेस है, इसकी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू हमको गिवन है। रफ सरफेस होने के वजह से जो भी बॉडी इसके ऊपर मूव करेगी उस पर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा बेटा। क्लियर। तो मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक बॉडी है और ये बॉडी ट्रांसलेशन मोशन कर रही है इस डायरेक्शन में विथ v नॉट वेलोसिटी। क्लियर। अच्छा, तो अगर ये बॉडी v नॉट वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो इस बॉडी के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे सारे के सारे इस डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, v नॉट वेलोसिटी से। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास इस डिस्क के ऊपर या कोई भी जो बॉडी है, स्फीयर हो सकती है, रिंग है, उसके लोअर मोस्ट पॉइंट पे मैंने एक पॉइंट मार्क कर लिया है, b पॉइंट। इस b पॉइंट पे क्या वेलोसिटी एक्ट हो रही होगी, इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी होगी v नॉट। क्योंकि भाई अगर बॉडी v नॉट वेलोसिटी से मूव करेगी तो सारे पॉइंट, या कह लो ये पॉइंट b भी v नॉट वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव करेगा, हाँ या ना। अच्छा, मान लेते हैं ये हमारा सरफेस था, इस सरफेस के टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमारे पास एक कोई पॉइंट है जिसको नाम दे दिया पॉइंट s बेटा। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो पॉइंट b है इस सरफेस के रिस्पेक्ट में आगे की तरफ मूव कर रहा है, या कह लो रिलेटिव मोशन कर रहा है। ये सरफेस कैसा है, रफ सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर ये पॉइंट बी हमारा आगे की तरफ क्या कर रहा है, रिलेटिव मोशन कर रहा है। तो ये नीचे वाला सरफेस इस पॉइंट बी पे क्या लगाएगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा ताकि रिलेटिव मोशन को अपोज कर सके। तो इस पॉइंट बी पे पीछे की तरफ क्या लगेगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा F। मान लेते हैं कोई फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है ये जो सरफेस है आपका रफ है, इस सरफेस के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट बी आगे की तरफ मूव कर रहा है। भाई ये घिसरता घिसरता पॉइंट बी आगे की तरफ जा रहा होगा, यानी कि ये पॉइंट बी मोशन में है। उस समय जो फ्रिक्शन लगता है कौन से टाइप का फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन की काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब बॉडी मोशन में है और उस पर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब हम यहां कहेंगे ये हमारा कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। इसलिए लिख दिया FK बेटा। क्लियर। अच्छा, और आपको एक बात मैं कह देता हूं, जो ये पॉइंट भी है इस सरफेस के ऊपर क्या कर रहा है, फॉरवर्ड स्लिपिंग कर रहा है। क्योंकि ध्यान से देखिए ये पॉइंट भी v नॉट वेलोसिटी से इस सरफेस के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन आगे की तरफ कर रहा है, यानी कि स्लिप कर रहा है। क्लियर हुई बात कि नहीं। तो यहां से हम कह सकते हैं इनिशियली ये जो हमारी कहानी है यहां पे हमारा फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रही है। क्या हो रही है, फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रही है। क्लियर बच्चों, फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रही है।
अच्छा, अब आइए ध्यान से देखते हैं हमारे पास क्या आया। इस पॉइंट बी पे क्या लग रहा है, एक पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है। जब भी कोई फ्रिक्शनल फोर्स या सिंपली कोई फोर्स आता है तो उसके वजह से क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन आएगा। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स है बेटा। तो देखिए इस पॉइंट बी पे किस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है, पीछे की तरफ, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वी नॉट बेटा, हाँ या ना। तो आप कहोगे इस पॉइंट बी पे एक पीछे की तरफ एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है और ये एक्सेलरेशन अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है। अगर एक्सेलरेशन अपोजिट लग रहा है वेलोसिटी के डायरेक्शन में बेटा, तो ये कौन सा एक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन, यानी कि ऐसा एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी को कम कर रहा होगा, हाँ या ना। यानी कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। इसके वजह से क्या होगा, इस पॉइंट बी की जो वेलोसिटी है वी नॉट, ये धीरे 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 कम हो रही होगी, हाँ या ना। इस बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वी नॉट, वो धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि आपका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है। और जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट लगता है, वो स्पीड को या कह लो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को डिक्रीज करता है। क्लियर हुई बात कि नहीं। अच्छा, तो इस एक्सेलरेशन के आने के वजह से क्या होगा, बॉडी की स्पीड या कह लो बी पॉइंट की स्पीड या उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। डाउनवर्ड एरो ये बता रहा है इस पॉइंट बी की या इस बॉडी की स्पीड डिक्रीज हो रही है। क्लियर, क्यों हो रही है, क्योंकि पीछे की तरफ एक रोकने के लिए फोर्स कौन सा एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का काम ही यही होता है, अपोजेस द रिलेटिव मोशन। बोलिए, ये सरफेस था हमारा, इस सरफेस के ऊपर ये पॉइंट बी आगे की तरफ फॉरवर्ड स्लिपिंग कर रहा है, तो नीचे वाले सरफेस ने पीछे की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा दिया इस बॉडी के ऊपर। क्लियर, अच्छा समझ गए। ये हमारी इनिशियल कहानी थी। नोट करिएगा प्यारे बच्चों कि ये बॉडी सिर्फ अभी ट्रांसलेशन मोशन कर रही थी वी नॉट वेलोसिटी से, हाँ या ना। ये बॉडी रोटेट नहीं कर रही है। क्या रोटेट नहीं कर रही है, इसका मतलब कि यहाँ पे एंगुलर स्पीड, बोलिए हम कहेंगे यहाँ पे क्या, एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट कहें, क्या ओमेगा नॉट की बात करें तो कितना हो जाएगा, जीरो होगा, क्योंकि ये रोटेट ही नहीं कर रही है तो एंगुलर वेलोसिटी जीरो होगी। अगर एंगुलर वेलोसिटी जीरो होगी तो ओमेगा नॉट यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन, बोलिए एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा नॉट भी जीरो होगा, हाँ या ना। अरे खुद सोचो, बॉडी रोटेट नहीं कर रही तो उसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट जीरो होगा, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा नॉट भी जीरो होगा। क्लियर हुई बात कि नहीं। ये इनिशियल कहानी थी। क्लियर, अच्छा अब आते हैं, ध्यान से देखते हैं। कुछ समय बीतने के बाद ये वेलोसिटी आपको पता है वी नॉट धीरे धीरे डिक्रीज हो गई होगी, हाँ या ना। अच्छा, जब बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो गई होगी तो मान लेते हैं इसकी पहले वेलोसिटी वी नॉट थी, अब डिक्रीज होते होते इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई है, मान लेते हैं v1 हो गई है। तो इस पॉइंट बी की भी वेलोसिटी क्या हो गई होगी, इस पॉइंट बी की भी वेलोसिटी क्या हो गई होगी, v1 हो गई होगी। क्लियर, अच्छा इस पॉइंट बी पे अभी भी पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा, बोलिए फ्रिक्शनल फोर्स F के पीछे की तरफ। क्लियर, अच्छा अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा। अगर मैं कहूं ये डिस्टेंस कितना है तो आप कहोगे जितना इस डिस्क का रेडियस होगा, मान लेते हैं कैपिटल R है इसका। क्लियर, अच्छा अब नोट करिएगा, जब फ्रिक्शनल फोर्स आया है तो उसकी वजह से क्या होगा। देखिए फ्रिक्शनल फोर्स ने पहले इनिशियली एक काम क्या किया था, बॉडी की स्पीड को कम किया और स्पीड कम करते करते इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई है कितने पे, v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है अब ये। अब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स का दूसरा काम क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स ने एक और काम करना है, क्या मेन काम क्या करना है, इस बॉडी को टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, इस बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, यानी इस बॉडी को टर्न करेगा। क्यों टर्न करेगा, ध्यान से सुनिए बेटा, पहले नोट करिए। यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स दूसरा क्या काम करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। टॉर्क कैसे प्रोड्यूस करेगा, देखिए भाई ये जो बॉडी है क्या होगा, इस बॉडी के बी पॉइंट पे देखिए टेंजेंट के लॉन्ग एक फोर्स लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स F के, जिसके वजह से ये बॉडी टर्न करेगी और टर्न करेगी तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। इस फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा, यानी कि अगर टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो ये बॉडी
अब रोटेट भी करने लगेगी धीरे धीरे, हाँ या ना? क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, समझ गया भैया। टॉर्क क्या होता है आपने पढ़ा था? टॉर्क क्या होता है याद करिए, आपको मैं अगर रिवाइज कराऊं तो टॉर्क इक्वल्स टू आपने पढ़ा था आई अल्फा। आई होता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा होता था एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क का एक और फॉर्मूला होता था, याद करिए क्या होता था? मोमेंट ऑफ फोर्स जो कहते थे हम लोग, क्या होता था? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना लग रहा है? एफ के। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है टॉर्क का? एक्सिस ऑफ रोटेशन से देखिए, इसके मिड पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से आर है डिस्टेंस। तो आप कहोगे इस फोर्स के वजह से टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा? बोलिए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है? एफ के, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। तो आप कहोगे टॉर्क कितना हो जाएगा? एफ के इंटू आर बेटा। ये हो गया टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। यहां से अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन भी आएगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एफ के आर अपॉन आई बेटा, ये हो जाएगा। यानी कि अब एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। मान लेते हैं कि भाई अब यहां पे ये रोटेट कर रहा है, इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया है। क्यों आ गया? क्योंकि टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है। पहले एंगुलर एक्सेलरेशन कितना था बॉडी का? जीरो था, क्योंकि रोटेट ही नहीं कर रही थी। अब बॉडी के पास क्या आया है? एंगुलर एक्सेलरेशन। क्यों आया है? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स आया, फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से टॉर्क आया, टॉर्क की वजह से अल्फा आया। तो इसका मतलब क्या है? टॉर्क के आने की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी आएगा। क्लियर? अल्फा भी आएगा, अल्फा आएगा। तो अल्फा क्या होता था याद करिए भाई, अल्फा क्या होता था? बोलिए, डी ओमेगा बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। यानी कि इस बॉडी की अब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी चेंज होगा, हाँ या ना? पहले इसकी एंगुलर वेलोसिटी जीरो थी, अब कुछ चेंज होकर के धीरे धीरे एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। इसका मतलब क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन आने के वजह से ओमेगा यानी कि एंगुलर स्पीड कह लो या वेलोसिटी कह लो, इस बॉडी की रोटेट करने वाली स्पीड अब धीरे धीरे क्या होगी? इंक्रीज करेगी। अपवर्ड एरो क्या बता रहा है? इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी? क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया है। एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा तो क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आएगा। एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी, धीरे धीरे इंक्रीज करेगी। पहले एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जीरो थी, अब मान लेते हैं चेंज होकर के कितनी हो गई है? ओमेगा वन हो गई है, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा वन हो गया है। अगर आप अल्फा वन मान रहे हो बेटा, तो यहाँ पे अल्फा वन लगा लो, अल्फा वन लगा लो, अल्फा वन लगा लो। क्लियर? और यहाँ पे भी कह सकते हो, ठीक? पक्का समझ गए? क्लियर? अब ध्यान से सुनिएगा। इनिशियली आपकी बॉडी सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन कर रही थी, रोटेशन नहीं कर रही थी, तो उसकी एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों जीरो थे। मगर आपको पता है कि भाई उस पर पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था, जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स का एक काम आया, क्या? स्पीड को कम किया। दूसरा, कुछ समय बीतने के बाद तुरंत टॉर्क प्रोड्यूस किया। टॉर्क प्रोड्यूस करेगा तो ये बॉडी टर्न करेगी, टर्न करेगी तो अब ट्रांसलेशन मोशन के साथ साथ रोटेट भी करेगी। क्या? रोटेट भी करेगी। और जब रोटेट करेगी तो इसके पास एंगुलर स्पीड यानी कि ओमेगा वन आ गया है, ठीक है, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा वन आ गया है। अब ये जो मैंने दिखाया है आपको, ये नीचे का, ये बेटा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कैसे एंगुलर एक्सेलरेशन आया, कैसे एंगुलर स्पीड चेंज हो रही है, इंक्रीज कर रही है। ये सारा फील मैं दे रहा हूँ, बहुत कम ही लोग देंगे इतना क्लियर एक्सप्लेनेशन। सब रटाएंगे आपको, मैं रटा नहीं रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, अब देखिए, अगर मैं बात करूं इस पॉइंट बी पे, तो बताइए इस पॉइंट बी पे कौन कौन सी वेलोसिटी एक्ट कर रही होंगी अब, जब इसके पास ओमेगा भी आ गया है, एंगुलर वेलोसिटी भी आ गई है। तो नोट करिएगा, इस पॉइंट बी पे एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है v1, जो इसकी बॉडी की वेलोसिटी है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है। अच्छा, अब ये पॉइंट बी रोटेट भी कर रहा होगा, और जब भी कोई पॉइंट रोटेट करेगा तो उसके पास एक रोटेशनल वेलोसिटी भी आएगी। रोटेशनल वेलोसिटी क्या होती थी? आर ओमेगा। क्या होती थी? आर ओमेगा। तो इस पॉइंट बी पे, बोलिए, इस पॉइंट बी पे, इस पॉइंट बी पे नोट करिएगा, इस पॉइंट बी पे पीछे की तरफ एक क्या लगेगी? रोटेशनल वेलोसिटी भी लगेगी, जिसका नाम होता है आर ओमेगा। टेंजेंशियल वेलोसिटी पीछे की तरफ लगेगी। ये एरो मैंने ऊपर दिखा दिया है, इस पॉइंट बी के ऊपर जस्ट नहीं दिखा पा रहा हूं, ठीक है?
ना कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस पॉइंट बी के ऊपर एक पीछे की तरफ वेलोसिटी आर ओमेगा लगेगी। अब बेटा ओमेगा क्या माना है आपने, ओमेगा 1 हो गया, ठीक है, तो आर ओमेगा 1। क्लियर? अच्छा, क्लियर क्लियर क्लियर। अब ध्यान फिर से सुनिएगा धीरे धीरे। क्या कि भाई आपने देखा वी नॉट वेलोसिटी से चल रहा था, तो इसकी जो स्पीड थी v, आप यहाँ पे v नॉट मान लो, मैग्नीट्यूड इसका धीरे धीरे डिक्रीज हो गया। v नॉट लिए थे ना, तो स्पीड v नॉट धीरे धीरे डिक्रीज करते करते v1 हो गई, ठीक है, कम होते होते v1 हो गई। और ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, ओमेगा इंक्रीज करते करते ओमेगा जीरो से क्या हो गया है, ओमेगा 1 हो गया है। यानी कि भाई इस बॉडी की v नॉट वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते होते v1 हो गई और ओमेगा की वैल्यू 0 से ओमेगा 1 हो गई है। यानी ओमेगा बढ़ रहा था और v कम हो रहा था, हाँ या ना, वेलोसिटी कम हो रही थी। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब सुनिए मेरी बात। मगर देखिए ये पॉइंट बी पे अभी दो वेलोसिटी लग रही है, एक इस तरफ v1 और एक पीछे की तरफ r ओमेगा 1। तो नोट करिए कि भाई ये जो v1 है, ये जो वेलोसिटी होगी आगे जाने वाली, बोलिए जो फॉरवर्ड वाली दिख रही है आगे की तरफ v1 वेलोसिटी इस पॉइंट b पे ये मोर होगी एज कंपेयर टू r1। क्लियर? अगर ऐसा है तो अभी भी ये जो पॉइंट b है एस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अभी भी क्या कर रहा होगा, ये पॉइंट b आगे, इस पॉइंट b पे आगे जाने वाली वेलोसिटी ज़्यादा है। बोलिए इसका जो मैग्नीट्यूड होगा v1 का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू r ओमेगा 1 पीछे वाली वेलोसिटी से। तो ये पॉइंट b अभी भी आगे की तरफ स्किड कर रहा होगा, यानी कि फॉरवर्ड स्लिपिंग कर रहा होगा। तो अभी भी क्या हो रही है, फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रही है प्यारे बच्चों। क्लियर? अच्छा, समझ गया? अब सुनिए ध्यान से, ध्यान से सुनिएगा। अब क्या, अब देखिए ये हमारा सेंटर पॉइंट था, अब देखिए ये पॉइंट बी था। अब सुनिएगा भाई, आपने देखा क्या क्या देखा था, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है इस पॉइंट बी पे। तो पहले v नॉट वेलोसिटी थी, अब डिक्रीज होते होते v1 वेलोसिटी हो गई है। अब इस पॉइंट बी पे क्या वेलोसिटी होगी, या कह लो इस बॉडी की क्या वेलोसिटी होगी, अभी कितनी हो गई, डिक्रीज होते होते v1 हो गई। अब फ्रिक्शनल फोर्स तो अभी भी एक्ट कर रहा है ना, अभी भी एक्ट कर रहा है, जिससे इस बॉडी की वेलोसिटी अभी भी डिक्रीज होते होते कुछ हो जाएगी। मान लेते हैं इसकी बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो गई है, v हो गई है। कितनी हो गई है, बॉडी की वेलोसिटी फाइनली डिक्रीज होते होते v हो गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अच्छा, क्लियर? और इस बॉडी की जो घूमने वाली वेलोसिटी थी, एंगुलर स्पीड, पहले कितनी थी, ओमेगा 1 थी, और धीरे धीरे ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो मान लेते हैं इंक्रीज होते होते फाइनली इसकी वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड ओमेगा हो गई है। क्लियर? बोलिए, पक्का? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब सुनिए मेरी बात, ये हमारी ओमेगा इसकी एंगुलर स्पीड हो गई है। अच्छा, ठीक है। अगर ये पॉइंट दिख रहा है आपको जो सेंटर वाला, ये जो बॉडी है v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, तो इस पॉइंट b की भी वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट b पे भी क्या वेलोसिटी एक्ट कर रही होगी, v, इस डायरेक्शन में। ठीक? अच्छा, क्लियर? अब बताइए पीछे की तरफ जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था, अब बताइए फ्रिक्शनल फोर्स अभी जो लग रहा है, बोलिए एफ के मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जो पीछे की तरफ, ठीक है। और इस पॉइंट बी पे एक और वेलोसिटी एक्ट कर रही होगी, कौन सी, रोटेशनल वेलोसिटी आर ओमेगा, हाँ या ना। अब बॉडी की एंगुलर स्पीड कितनी है, ओमेगा है, ओमेगा से घूम रहा है ये गोल 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 गोल। तो भैया इस पे, इस पॉइंट बी पे पीछे की तरफ एक वेलोसिटी और एक्ट कर रही होगी, आर ओमेगा, ओमेगा कितना बेटा, ओमेगा ही है, ठीक है। तो इस पॉइंट बी पे देखिए दो वेलोसिटी एक्ट कर रही हैं, एक v इस डायरेक्शन में, और उसी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे पीछे की तरफ आर ओमेगा, पीछे की तरफ एक वेलोसिटी एक्ट कर रही है। अच्छा, क्लियर? ठीक? अच्छा, अब सुनिए, अगर मैं बात करूं कि भाई आपने देखा, आपने ये देखा कि v नॉट वेलोसिटी थी इसकी इनिशियली, डिक्रीज होते होते v1 हो गई है, और डिक्रीज होते होते फिर v हो गई है। फिर आपने देखा कि ओमेगा की बात करें, ओमेगा पहले 0 था, अब 0 होते होते ओमेगा 1 हो गया है, अब इंक्रीज होते होते ओमेगा हो गया है।
क्लियर, यानी कि एंगुलर स्पीड इंक्रीज कर रही है और इसकी जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v थी वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है। एक समय बाद ऐसा आएगा कि ओमेगा डिक्रीज किया होगा, सॉरी ओमेगा इंक्रीज कर रहा होगा, घूमने वाली वेलोसिटी इंक्रीज की होगी और ये वाली आगे जाने वाली वेलोसिटी डिक्रीज कर दी गई होगी। ठीक है, अच्छा एक समय ऐसा आएगा कि भाई बोलिए क्या v इजुकल्स टू आर ओमेगा हो जाएगा, हाँ या ना, v इजुकल्स टू आर ओमेगा होगा कि नहीं होगा। ये कब होगा चलिए बताते हैं, जब प्योर रोलिंग होगी। दिखाता हूं, अभी ये प्रूफ कराता हूं मैं आपको, ठीक है, अभी मैं आपको जस्ट प्रूफ कराता हूं कैसे। देखिए इस पॉइंट पे कुछ समय बाद क्या होगा, प्योर रोलिंग होने लगेगी। क्या होने लगेगी, प्योर रोलिंग होने लगेगी। प्योर रोलिंग का मतलब क्या है, प्योर रोलिंग का मतलब होता है बच्चों नो स्लिपिंग, कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही होगी। स्लिपिंग नहीं हो रही है यानी कि ये जो पॉइंट बी है और ये जो पॉइंट एस है दोनों कैसे होंगे, दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पे होंगे, यानी कि इस पॉइंट एस की वेलोसिटी और बी पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी, इक्वल होगी। तो आप यहां से क्या कहोगे, अगर नो स्लिपिंग है तो आप कहोगे वी बी इजुकल्स टू वी एस। बोलिए भाई वी बी क्या है, नेट वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट बी, ठीक है, और वी एस क्या है, इस सरफेस की वेलोसिटी। अच्छा इस पॉइंट बी पे देखिए कौन कौन सी वेलोसिटी है, क्या है, एक तो आगे की तरफ v और एक पीछे की तरफ r ओमेगा, हाँ या ना, r ओमेगा है। तो आप कहोगे नेट वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट b क्या हो जाएगी, v माइनस आर ओमेगा, v माइनस आर ओमेगा। तो आप कहोगे v माइनस आर ओमेगा इजुकल्स टू वी एस की वैल्यू कितनी होगी भाई बोलो, इस सरफेस की वेलोसिटी वी एस, बोलो सरफेस की वेलोसिटी 0 होगी, हाँ या ना, सरफेस मूव ही नहीं कर रहा है तो वी एस की वैल्यू 0 रखी। तो आप यहां से कहोगे v इजुकल्स टू आर ओमेगा, और यही कंडीशन होती है प्योर रोलिंग की, मैंने आपको पढ़ाई थी, हाँ या ना, क्लियर हुई बात कि नहीं। बोलिए v इजुकल्स टू आर ओमेगा, क्लियर। ये बॉडी अब किस में आ गई है, प्योर रोलिंग में आ गई, इसका मतलब v इजुकल्स टू आर ओमेगा, क्लियर हुई बात कि नहीं, ठीक। और जब बॉडी प्योर रोलिंग में आएगी तो इसका मतलब क्या है, नो स्लिपिंग। अब ये पॉइंट बी इस सरफेस के रिस्पेक्ट में पॉइंट एस के रिस्पेक्ट में अब स्लिप नहीं कर रहा होगा, ऐसे ऐसे स्लिप नहीं कर रहा, यानी कि स्लिप नहीं करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट नहीं करेगी, क्लियर। बोलो तो इस पॉइंट पे इस केस में आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आपकी फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्लियर। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्लियर हुई बात कि नहीं। जब बॉडी प्योर रोलिंग में आएगी तो ये पॉइंट भी इस सरफेस के ऊपर घिसेगा नहीं, बोलिए आगे की तरफ घिसेगा नहीं। क्यों नहीं घिसेगा, क्योंकि आपने देखा v इक्वल्स टू आर ओमेगा, आगे जाने वाली वेलोसिटी किसके बराबर है, पीछे जाने वाली वेलोसिटी यानी कि आर ओमेगा के। तो ये दोनों वेलोसिटी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे तो इधर वाली वेलोसिटी इधर वाली वेलोसिटी दोनों इक्वल हैं, तो नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, पॉइंट बी पे 0 हो जाएगी। तो ये पॉइंट बी इस पे स्लिपिंग नहीं करेगा इस सरफेस पे, क्लियर। ये पॉइंट बी ऐसे उठेगा, सुर से घूम जाएगा ऊपर की तरफ, ऐसे पॉइंट बी आया टर्न किया ऊपर की तरफ, खत्म बात, स्लिपिंग नहीं होगी, क्लियर, पक्का। तो आपने देखा यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स ने 2 काम किया है, बॉडी के स्पीड को कम किया, टॉर्क प्रोड्यूस किया, टॉर्क प्रोड्यूस होने से क्या हुआ, एंगुलर एक्सेलेरेशन आया, एंगुलर एक्सेलेरेशन आने की वजह से एंगुलर स्पीड इंक्रीज करी बीच वाले केस में, फिर धीरे धीरे इंक्रीज करते करते ओमेगा इंक्रीज कर रहा था और वेलोसिटी डिक्रीज कर रही थी। एक समय बाद इस तरफ की वेलोसिटी इस तरफ की वेलोसिटी पॉइंट बी पे इक्वल थी, दोनों नल्लीफाई हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि स्लिपिंग नहीं होगी, स्लिपिंग नहीं होगी तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा। पहले ये टॉपिक सारी चीज़ों को कॉपी करिए और समराइज करिए, फिर पढ़ाते हैं, कुछ और पॉइंट लिखवाते हैं। कॉपी करिए पहले तो साइड हो रहे हैं। तो बताइए बच्चों क्या कॉपी कर लिया आपने, तो ध्यान से देखिए बेटा, आपने क्या देखा, आपने यहाँ पे ये देखा कि कैसे फ्रिक्शनल फोर्स ने बॉडी को प्योर रोलिंग में अचीव करने के लिए हेल्प की है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगा जिसके वजह से बॉडी टर्न करी है, रोटेशनल मोशन भी अचीव कर ली है, और बॉडी ट्रांसलेशन मोशन तो पहले से ही कर रही थी। तो ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन, बॉडी रोलिंग मोशन में आ गई है। फिर आपने देखा कि भाई बॉडी पे पीछे लगने वाली वेलोसिटी आर ओमेगा की वैल्यू इज इक्वल टू
वी हो गई है, जिसके वजह से कि भाई ना बॉडी आगे स्किड करेगी ना पीछे स्किड करेगी, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ प्योर रोलिंग मोशन करेगी, हाँ या ना। तो जब भी कोई बॉडी प्योर रोलिंग में चल रही है और आपने देखा कि प्योर रोलिंग अचीव होने के बाद उस बॉडी पे या कह लो उस पॉइंट बी पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करना बंद हो गया है, जीरो हो गया है, क्योंकि ये पॉइंट बी अब रिलेटिव मोशन नहीं कर रहा है। हाँ ये बात सच है, ये पॉइंट बी टर्न करके ऊपर उठ जाएगा, फिर ऐसे फिर आएगा, मगर इस सरफेस के रिस्पेक्ट में ऐसे ऐसे रिलेटिव मोशन नहीं कर रहा है। क्लियर हुई बात कि नहीं? जिसके वजह से फ्रिक्शनल फोर्स बंद हो जाएगा, जीरो हो जाएगा जब बॉडी प्योर रोलिंग अचीव कर लेगी। क्लियर? तो ये हम कह सकते हैं क्या बेटा, बॉडी को प्योर रोलिंग में कौन लाता है? फ्रिक्शन लाता है, और जब बॉडी प्योर रोलिंग में आ जाती है तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करना बंद कर देती है। क्लियर? अच्छा तो चलिए मिटा देते हैं, एक पॉइंट लिखिए, मिटा दें। चलिए, जिन बच्चों को हिंदी समझ में आती है, इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो बच्चे वो क्या करेंगे, लिख लें। बॉडी को प्योर रोलिंग में कौन लाता है? फ्रिक्शन लाता है। जब बॉडी प्योर रोलिंग में आ जाती है तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करना बंद होती है, यानी कि जीरो हो जाती है। जो बच्चा भैया साउथ इंडिया से होगा, इंग्लिश जानता होगा, कहेगा, कमेंट कर देगा हिंदी में पढ़ा रहे हो, रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो लिखते हैं, इंग्लिश में भी लिख देते हैं। क्या? बोलिए, ध्यान से देखिएगा। फ्रिक्शन, ये कौन सा मार्कर आ गया, ध्यान से देखिएगा बच्चों, पॉइंट क्या है? फ्रिक्शन ब्रिंग, क्या लाता है? ब्रिंग बॉडी इन प्योर रोलिंग। बॉडी को प्योर रोलिंग में कौन लाता है? कौन सा फोर्स लाता है? फ्रिक्शनल फोर्स लाता है। कौन लाता है? फ्रिक्शनल फोर्स लाता है। क्लियर? अच्छा, एंड व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट, जब स्टार्ट हो जाती है प्योर रोलिंग, बॉडी प्योर रोलिंग मोशन करने लगती है, तो भैया फ्रिक्शनल फोर्स स्टॉप हो जाता है। क्या? फ्रिक्शन स्टॉप, फ्रिक्शनल फोर्स उस बॉडी पे लगने वाला जीरो हो जाता है। क्लियर? पक्का समझ गए? कॉपी करिए पहले तो। अच्छा, अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, क्या? विदाउट टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, भाई इस फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से ही तो टॉर्क आया था, बॉडी टर्न की थी। मतलब कि अगर टॉर्क नहीं होगा बाय द फ्रिक्शनल फोर्स तो बॉडी रोलिंग नहीं करेगी। क्लियर? तो हम कह सकते हैं क्या बेटा, ध्यान से सुनिएगा, विदाउट टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी डू नॉट रोल। क्या? बॉडी डू नॉट रोल, बॉडी रोलिंग मोशन नहीं करेगी। ठीक है, पक्का कॉपी करिए, फिर करते हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन। साइड हो रहा हूं, फिर करते हैं क्वेश्चन। आइए बच्चों, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इस लेक्चर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, और एक बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बेटा जेई और नीट जैसे एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, और भर भर के इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, व्हेन सॉलिड स्फीयर कम्स इन प्योर रोलिंग देन फाइंड लीनियर वेलोसिटी। ये हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट है। सबसे पहले पहला पार्ट सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट पार्ट बाद में सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें इस स्फीयर की इनिशियल कहानी गिवन है। क्या गिवन है बेटा? हमें इस स्फीयर की ये इनिशियल कहानी गिवन है कि हमारे पास एक कोई स्फीयर है ऑफ रेडियस कैपिटल आर, और ये वी नॉट वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी वी नॉट से मूव कर रहा है, और साथ ही साथ ये स्फीयर रोटेट भी कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स टू वी नॉट बाय 2r। ये रिलेशन हमको क्वेश्चन में ही गिवन है। क्लियर?
ये हमारी इनिशियल कहानी है। v0/2r ये हमारी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है और ये हमारी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v0 है, या कह लो लीनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। क्लियर। और जो ये सरफेस है जिसके ऊपर ये बॉडी अभी सिर्फ रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही है, ये कैसा सरफेस है? रफ सरफेस, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमको गिवन है, यानी कि सरफेस रफ है बेटा। नोट करिएगा, अभी ये प्योर रोलिंग में नहीं है। आपको पता है कि इस बॉडी पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा जिससे इसकी वेलोसिटी कुछ कम होगी और आते आते इसकी वेलोसिटी कम होते होते प्योर रोलिंग अचीव हो जाएगी। और जब प्योर रोलिंग अचीव हो जाएगी इस बॉडी की, फाइनली हमें उस बॉडी की क्या बतानी है? फाइनल वेलोसिटी बतानी है जब वो प्योर रोलिंग में आ जाएगी। क्लियर। अच्छा, तो चलिए पहले इनिशियल कहानी को देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई एक पॉइंट बी है। इस बी पॉइंट पे कौन कौन सी वेलोसिटी एक्ट कर रही होगी? एक तो आगे की तरफ वेलोसिटी, अगर ये बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है विथ लीनियर वेलोसिटी v0, तो इस बी पॉइंट पे आगे की तरफ एक वेलोसिटी होगी v0। ठीक है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। और देखिए ये पॉइंट बी क्या कर रहा होगा? रोटेट भी कर रहा होगा। बोलिए हाँ या ना। अरे ये स्फीयर रोटेट करेगा तो ये बी पॉइंट भी रोटेट करेगा, तो बी पॉइंट के पास एक रोटेशनल वेलोसिटी आर ओमेगा आएगी कि नहीं आएगी? टेंजेंट के लॉन्ग। तो इस पॉइंट बी पे क्या आएगा? एक रोटेशनल वेलोसिटी भी आएगी। कौन सी? आर ओमेगा। हाँ या ना। अगर मैं पूछूं इस आर ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? क्यों निकाल लें, जरा ध्यान से देखिए। आर ओमेगा की वैल्यू देखिए, तो आर इंटू ओमेगा, ओमेगा है v0/2r, आर से आर मर जाएगा, कितना आएगा? v0/2। अब देखिए इस पॉइंट बी पे एक आगे की तरफ वेलोसिटी है v0 और एक पीछे की तरफ वेलोसिटी है v0/2 बेटा। तो पीछे वाली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम है, आगे वाली का ज़्यादा है। क्लियर। तो इस पॉइंट बी पे नेट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा। हाँ या ना। तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट बी आगे जा रहा होगा। ध्यान से देखिए, इस पॉइंट बी पे आगे जाने वाली वेलोसिटी ज़्यादा है, तो ये पॉइंट बी आगे जाना चाहेगा। तो नीचे वाला रफ सरफेस इस पॉइंट बी को पीछे की तरफ क्या लगाएगा? एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। हाँ या ना। तो इस पॉइंट बी पे एक फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट करेगा, F। क्लियर। अच्छा, समझ के, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारी इनिशियल कहानी है। ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है फ्रिक्शनल फोर्स आएगा जिसके वजह से इस डिस्क की, या कह लो इस स्फीयर की वेलोसिटी v0, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी कुछ कम होगी और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज होगी। आपने देखा था जस्ट अभी पहले। अच्छा, देखिए हम ये सब बता क्यों रहे हैं? जरूरत नहीं है, क्वेश्चन कराना हो तो एकदम बता दें, मगर फील नहीं आएगा, कसम से अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसीलिए कह रहे हैं। तो ध्यान से देखो। तो देखिए ये हमारी इनिशियल कहानी। अब आइए जरा देखते हैं फाइनल कहानी। हमारे पास स्फीयर है, ठीक है, और ये मान लेते हैं किसी रफ सरफेस पे बेटा। ठीक, ये हमारा रफ सरफेस है। अच्छा, पहले ये v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा था। कुछ समय बाद आपको पता है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से टॉर्क आया होगा, कुछ चीज़ें हुई होंगी, आपने पढ़ा था। तो मान लेते हैं अब ये जो स्फीयर है अब ये प्योर रोलिंग में आ गया है। प्योर रोलिंग में आ गया है, मान लेते हैं इसकी प्योर रोलिंग में आने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी, या कह लो लीनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी हो गई है? मान लेते हैं v हो गई है। क्लियर। अच्छा, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है और साथ ही साथ रोटेट भी कर रहा होगा। तो मान लेते हैं इसकी फाइनल वेलोसिटी ओमेगा कितनी हो गई होगी? ये कितना होगा बोलिए? जब प्योर रोलिंग अचीव हो जाएगी तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? बताइए बेटा, आपने पढ़ा था क्या? v/r। अब कहोगे ये कहाँ से बता दिया मैंने? प्योर रोलिंग में मैंने आपको क्या बताया था? जल्दी से बताइए। आपने देखा था कि जब कोई बॉडी प्योर रोलिंग करती है, क्या करती है? प्योर रोलिंग मोशन करती है, तो आपने देखा था क्या? v = r ओमेगा। हाँ या ना। v = r ओमेगा, या आप यहाँ से कह सकते हो ओमेगा = v/r। इसमें क्या दिक्कत है? तो यहाँ से देखिए, जब ये बॉडी प्योर रोलिंग में आ गई है, क्लियर, और इसके पास v वेलोसिटी है, तो उस हिसाब से आप कहोगे इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी प्योर रोलिंग में आने के बाद? v/r। अरे भाई, प्योर रोलिंग का मतलब क्या है? v = r ओमेगा, या ओमेगा के टर्म में कह लो v/r। क्लियर। अच्छा भैया। अच्छा, अब ये बताइए, ये जो पॉइंट b है हमारा, ठीक है, ये भी किससे मूव कर रहा होगा? v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। इसी पॉइंट b पे अब बताइए पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा,
जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि प्योर रोलिंग में आ गया है, हाँ या ना? प्योर रोलिंग में आ गया है। क्लियर? बोलिए हाँ या ना? आपको पता है कि इस पॉइंट बी पे देखिए एक आगे की तरफ वेलोसिटी v है और एक पीछे की तरफ वेलोसिटी लग रही होगी। नोट करिएगा इस पॉइंट बी पे कितनी, r ओमेगा। अरे इस पॉइंट बी पे कौन सी वेलोसिटी एक्ट कर रही होगी? इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा है। तो और इसका रेडियस कैपिटल R है, तो इस पे पीछे की तरफ इस पॉइंट बी पे क्या लग रहा होगा? पीछे की तरफ वेलोसिटी r ओमेगा। और आपने देखा v इक्वल्स टू r ओमेगा, यानी कि इस b पॉइंट पे नेट वेलोसिटी आगे कितनी है? v है, और वही v किसके बराबर है? r ओमेगा के बराबर है। तो नेट वेलोसिटी पॉइंट बी पे जीरो हो गई, तो फ्रिक्शनल फोर्स जीरो हो गई। क्लियर हुई बात ये कि नहीं? यानी कि प्योर रोलिंग में आ गया है। ये सब समझाना जरूरी नहीं था, मगर समझा रहे हैं, फील दे रहे हैं। क्लियर? अच्छा, हमें इस पॉइंट बी की वेलोसिटी से मतलब नहीं है, हमें तो स्फीयर को देखना है। स्फीयर देखिए इनिशियली v नॉट वेलोसिटी से ट्रांसलेशन मोशन कर रहा था और इस v नॉट बाई 2r से एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा था इनिशियली। अब देखिए फाइनल v से ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है और फाइनली फाइनल वेलोसिटी यानी कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी v बाय r है। क्लियर? हमें ये देखना है सिर्फ। अच्छा, तो देखिए ध्यान से। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये हमारी देख लीजिए पहले फाइनल कहानी है, ठीक है, लिख लीजिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? क्या हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे? नहीं। क्या हम यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे? नहीं। क्यों नहीं लगा सकते वर्क एनर्जी थ्योरम? क्योंकि यहाँ पे वर्क निकालने के लिए हमें, जब ये बॉडी रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही है तो कितना डिस्प्लेसमेंट की है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पता होगा तो वर्क कैसे लगाएंगे? तो कैसे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? तो यहाँ पे हमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना पड़ेगा। हमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना पड़ेगा। अच्छा, क्लियर हो गई बात? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कब लगाते हैं? जब, बोलिए, नेट टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो होता है। अच्छा, तो हम किस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो कर लेते हैं? हम इस पॉइंट बी के अबाउट नेट टॉर्क जीरो कर लेते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहां से, बोलिए, टॉर्क अबाउट, बोलिए बी, टॉर्क अबाउट पॉइंट बी हमने जीरो कर लिया है। तो हम कह सकते हैं कि बी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी कि हम कहेंगे यहां से इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। किस पॉइंट के अबाउट? बी पॉइंट के अबाउट। किस पॉइंट के अबाउट? बी पॉइंट के अबाउट। ये बात नोट करिएगा प्यारे बच्चों। क्लियर? अच्छा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता था आपने देखा था, याद करिए। यहाँ पे अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना हो, बॉडी रोलिंग मोशन कर रही है, तो कौन कौन से दो मोशन है? एक तो ट्रांसलेशन मोशन प्लस रोटेशन मोशन। और एंगुलर मोमेंटम, बोलिए, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए कैसे निकालते थे? एम वी आर परपेंडिकुलर। बोलिए, एम वी आर परपेंडिकुलर। और जब रोटेशन भी होता था तो क्या से निकालते थे? आई ओमेगा से निकालते थे। कैसे निकालते थे? आई ओमेगा। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का। स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 2/5 mr²। ये तो पता ही होगा आपको। अच्छा, अब देखिए बी पॉइंट के अबाउट, ये हमारी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पॉइंट बी इनिशियली, हमारा इनिशियल कहानी ये है। ठीक है, तो देखिए ये स्फीयर वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, हाँ या ना? मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। क्लियर? तो हमारा, अगर हम बात करें इनिशियल कहानी की, ट्रांसलेशन मोशन को देखिए। अगर इस स्फीयर के इनिशियली ट्रांसलेशन मोशन को देखो तो ये वी नॉट वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है बेटा, यहाँ पे स्फीयर का मास m होगा। मान लो कि स्फीयर का मास m है, ठीक है, और रेडियस कैपिटल R है। ठीक है, तो वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्लियर? अच्छा, तो यहाँ से कहोगे कि भाई ट्रांसलेशनल वाला कितना हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम? m v कितना है बेटा? वेलोसिटी कितनी है? v नॉट है इनिशियली, r परपेंडिकुलर, यानी कि r परपेंडिकुलर इस v नॉट वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी तो होगी r। परपेंडिकुलर वेलोसिटी देखिए, अरे भाई ये परपेंडिकुलर रेडियस है कि नहीं है? नहीं आ रहा? अरे भाई ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये हमारा पॉइंट था। ठीक, ये मूव कर रहा है यहाँ से, देखिए आर परपेंडिकुलर, यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा। तो एम वी आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है डिस्टेंस? आर, जो रेडियस है बेटा। ठीक है, ये हो गई ट्रांसलेशन वाली। अब
क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। अच्छा, अब ये बॉडी ओमेगा यानी कि v नॉट बाई 2 एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट भी कर रही है। क्लियर? तो मान लेते हैं कैसे निकालते हैं रोटेशन के लिए एंगुलर मोमेंटम, आई ओमेगा से निकालते हैं। तो हम डायरेक्ट नहीं रखेंगे अभी, आई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू अभी डायरेक्ट नहीं रखेंगे इनिशियल वाली, हम मान लेते हैं इनिशियल ओमेगा। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में रख देंगे। फिर इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी अबाउट दिस पॉइंट बी। बेटा क्या होगा, फिर से ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। देखिए ये v से मूव कर रही है, ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, तो भाई इसका मास कितना है बेटा, m है, रेडियस कैपिटल R है। बोलिए इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा कैपिटल R बेटा। ठीक, वेलोसिटी v, मास m और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैपिटल R। तो यहाँ से कहेंगे, बोलिए एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा ट्रांसलेशन वाला, एम वी आर परपेंडिकुलर जो है कैपिटल R जो कि रेडियस है। क्लियर? फिर प्लस रोटेशन वाला आई ओमेगा, आई ओमेगा। ठीक है, इसका जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और इसकी जो भी एंगुलर वेलोसिटी होगी उसको मान लेते हैं क्या, ओमेगा एफ बेटा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, अब बहुत आसान हो गया, अब बड़का आसान हो गया। कैसे, देखिए यहाँ से आप कहोगे एम वी नॉट आर परपेंडिकुलर प्लस आई। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है स्फीयर का, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। वो भी कौन सा स्फीयर बेटा, सॉलिड स्फीयर की बात हो रही है, तो सॉलिड स्फीयर का कितना होता है 2/5 mr², हॉलो स्फीयर की बात नहीं हो रही है। ठीक है, ये हो गई आई की वैल्यू इनटू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। इनिशियल देखिए, इनिशियल कितनी थी, v नॉट बाई 2r, कितनी थी, v नॉट बाय 2r बेटा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलिए एम वी आर प्लस आई, आई कितना है 2/5 mr²। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई है, प्योर रोलिंग में आने के बाद v/r हो गई है, कितनी हो गई है, v/r हो गई है। अब यहाँ पे कटिंग पटिंग करो, देखिए r से r कट जाएगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए r से r कट जाएगा। अभी देखिए सब ऊपर में अभी एक एक r बचा है, तो ये r, ये r, ये r इक्वल टू के दोनों तरफ थे, सारे के सारे कट गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मास देखिए, ये मास, ये मास, ये मास और ये मास mm कट गया बेटा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बचा, अब क्या बचा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे बचा v नॉट प्लस कितना बचा, बोलिए यहाँ बचा है आपके पास v नॉट बाय 5 बेटा, कितना बचा है, v नॉट बाय 5 बचा इज इक्वल्स टू, कहोगे v प्लस 2/5v, 2/5v बच्चों। ठीक, अब यहाँ पे सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 6v नॉट, नहीं 6v नॉट बाय 5 इज इक्वल्स टू 7v नॉट, नहीं 7v/5। ठीक है, क्या हो जाएगा 7v/5 हो जाएगा। फिर यहाँ से v की वैल्यू निकाल लोगे, देखिए कैसे, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आप कहोगे v इज इक्वल्स टू, बोलिए 6/7 v नॉट, कितना हो जाएगा 6/7 v नॉट बेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम्स के लिए बेटा, नोट करिएगा, ये आपका आंसर आ गया है। जब बॉडी प्योर रोलिंग मोशन में आ गई होगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v, बोलिए v 6/7 v नॉट बेटा। क्लियर हुई बात कि नहीं, बोलिए। अच्छा, आपने सुना था कि जब बॉडी प्योर रोलिंग में आएगी तो उसकी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी डिक्रीज होती है। देखिए पहले कितनी थी, v नॉट थी, अब देखिए प्योर रोलिंग में आने के बाद इसकी वेलोसिटी v कितनी वैल्यू आ रही है, 6/7 v नॉट, डिक्रीज कर गई है 6/7 v नॉट। हाँ या ना, प्रूफ किया कि नहीं किया, क्लियर हुई बात कि नहीं, सारा कॉन्सेप्ट आया कि नहीं। तो चलिए साइड हो रहा हूँ, पहले कॉपी करिए, फिर करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। खुद से ट्राई भी करिए, मैं कॉपी करिए, मैं रब करके आता हूँ। तो क्या कॉपी हो गया क्वेश्चन बेटा, ध्यान से देखिए। हमसे क्वेश्चन में कहा था कि भाई हमें जब बॉडी प्योर रोलिंग मोशन में आ जाएगी तो उसकी लीनियर वेलोसिटी v क्या होगी, जो कि मैंने
निकाल दी है। कई लोग के मन में यहाँ पे एक सवाल हो रहा होगा कि नेट टॉर्क अबाउट हमने बी ही क्यों जीरो किया है, यानी कि इस बी पॉइंट के अबाउट ही हमने नेट टॉर्क जीरो क्यों नहीं किया, क्यों नहीं हमने इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट जीरो कर देता, इस सी पॉइंट के अबाउट मैं जीरो कर सकता था। आप ये भी तो सोच रहे होगे कि टॉर्क यहाँ पे भी जीरो कर सकते थे। देखिए हम टॉर्क वहाँ पे जीरो करेंगे जिस पॉइंट के अबाउट हमें फोर्सेस के वजह से टॉर्क नहीं चाहिए। देखिए हमें नेट टॉर्क जीरो करना है, तो हम टॉर्क उस पॉइंट पे निकालने की कोशिश करेंगे जिस पॉइंट के अबाउट उन फोर्सेस के वजह से टॉर्क जीरो हो जाए। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट बी पे देखिए, इस पॉइंट बी से दो फोर्स पास कर रहे हैं, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स और एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स परपेंडिकुलर डाउनवर्ड बेटा, वर्टिकली डाउनवर्ड mg ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा। तो देखिए जब भी कोई पॉइंट, जब भी सुनिए मेरी बात, mg और इस फ्रिक्शन फोर्स के वजह से टॉर्क जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि ये पॉइंट कहाँ से पास कर रहे हैं, इसी बी पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो नोट करिएगा जब भी आप किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हो और उस पॉइंट से कोई फोर्स पास कर रहा है, जैसा कि यहाँ पे देखिए, अगर बी पॉइंट को देखिए, इससे एक कौन सा फोर्स पास कर रहा है, mg और एक mg ग्रेविटेशनल फोर्स और एक फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स के वजह से टॉर्क जीरो, mg के वजह से टॉर्क जीरो, तभी तो हम नेट टॉर्क अबाउट बी जीरो करें, जिसके वजह से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहा। क्लियर? अगर आप सोचोगे कि हम इस पॉइंट सी के अबाउट टॉर्क जीरो करते तो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स तो इसके भी से पास कर रहा है, mg की वजह से टॉर्क नहीं होता, मगर इस फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से टॉर्क होता। देखिए ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता, इस पॉइंट सी के अबाउट टॉर्क प्रोड्यूस करता, तो नेट टॉर्क जीरो ना हो पाता, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व ना हो पाता। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का समझ गए होगे। अच्छा तो अब देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का। देखिए हमने फाइनल वेलोसिटी निकाल ली है, कितनी आई थी, ये आई थी। चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, टाइम इन विच स्फीयर कम्स इन प्योर रोलिंग। ठीक है मिटा दें। चलिए चलिए देखिए बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन, इतना रहने देते हैं, कोई जरूरत नहीं है, या मिटा दो। देखिए चलिए एक सेकंड, अपने कपड़े को नीचे रख लें जेब में। देखिए हमसे कह रहा है कि टाइम निकालना है हमें, ठीक है। देखिए हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, देखिए इनिशियली लीनियर वेलोसिटी कितनी थी, v नॉट थी, कितनी थी, v नॉट थी। फाइनल वेलोसिटी बोलिए आफ्टर टाइम t फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई स्फीयर की बेटा, देखिए 6, बोलिए v इक्वल्स टू कितना था, 6/7 v नॉट, कितनी हो गई, 6/7 v नॉट हो गई फाइनल वेलोसिटी। t टाइम में v नॉट से 6/7 v नॉट हो गई बेटा, क्लियर वेलोसिटी। अच्छा आप देख रहे हो वेलोसिटी डिक्रीज की है, इसका मतलब है कि भाई क्या आया होगा, एक्सेलेरेशन आया होगा। क्यों नहीं आया होगा बताइए, क्यों आया होगा, क्योंकि इस बी पॉइंट पे इस तरफ अगर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा, कोई भी फोर्स एक्ट करेगा, तो उस फोर्स के डायरेक्शन में एक एक्सेलेरेशन भी आएगा, तो इस डायरेक्शन में एक एक्सेलेरेशन भी आएगा, और ये एक्सेलेरेशन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी v नॉट है, जिसके वजह से हम कहेंगे ये नेगेटिव एक्सेलेरेशन है या कह लो रिटार्डेशन है, जिसके वजह से देखिए वेलोसिटी डिक्रीज भी की है। क्लियर हुई बात कि नहीं? तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि भाई एक्सेलेरेशन कैसे निकालते हैं, अरे फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास बेटा। फोर्स कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन मास बेटा। अरे फोर्स कौन सा देख रहे हैं हम, ये फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर? अरे वेलोसिटी किसके वजह से चेंज हो रही है, इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, mg के वजह से थोड़ी ना हो रही है कि यहाँ पे फोर्स कौन सा रखोगे, mg। क्लियर? अच्छा तो फ्रिक्शनल फोर्स रख दिया, ठीक है, फोर्स अपॉन मास। अच्छा ये एक्सेलेरेशन कैसा होगा, अपोजिट है बेटा, जिसके वजह से हम कहेंगे नेगेटिव एक्सेलेरेशन होगा, हाँ या ना। अच्छा और फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकालते हैं, आपने पढ़ा होगा, म्यू mg बेटा। क्या होता था, बोलिए म्यू mg। अरे बोलिए भाई म्यू mg, ऐसे तो निकालते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर? तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू रख दीजिए, म्यू mg बेटा, माइनस भी है और अपॉन m भी है, m से m मर जाएगा, ठीक है। यहाँ से कहोगे एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस म्यू g बेटा, ये आ गई है। क्लियर? फिर हम यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे टाइम निकालने के लिए। v इज इक्वल्स टू क्या होता था,
प्लस ए टी। बोलिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही होता था। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? बोलिए 6/7 v नॉट है इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v नॉट है। बोलिए a कितना है? माइनस म्यू जी है। कितना? माइनस म्यू जी है। तो यहाँ पे टाइम निकाल सकते हैं t बड़े आराम से। कैसे? तो यहाँ से कहेंगे म्यू जी टी, माइनस में इसको उधर भेज देंगे प्लस में हो जाएगा और इसको उधर भेज देंगे तो v नॉट माइनस 6v0/7। जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? v0/7 आएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा है? म्यू जी बचा है, तो t कितना हो जाएगा? म्यू जी को नीचे भेज दो, खत्म बात। क्लियर? तो यहाँ से आपकी टाइम की वैल्यू आ गई है। कितने टाइम में प्योर रोलिंग अचीव होगी? v0/7 म्यू जी। आई होप आपने इस क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा। क्लियर? थोड़ा लेंदी हो गया है, अगर मैं सॉल्व कराने पे आता तो सिर्फ 8 मिनट लगता, जैसे और टीचर पढ़ा रहे हैं। भाई 20 मिनट तो लग ही गए होंगे, मुझे पता है, मगर एक फील आया है। क्लियर? तो साइड हो रहा हूँ, पहले कॉपी करिए फिर करते हैं नेक्स्ट चीज़। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। हेडिंग लगा लीजिए अपना। नेक्स्ट टॉपिक जो है पढ़ने के लिए, फोर्स इन प्योर रोलिंग। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास कोई एक बॉडी है। ये कोई स्फीयर हो सकता है, डिस्क हो सकती है, रिंग हो सकती है, और इस बॉडी पे एक टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है। बोलिए F न्यूटन का। तो भाई अगर इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में तो इस बॉडी के पास कुछ एक्सेलेरेशन होगा। तो ये बॉडी ए एक्सेलेरेशन से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है किसी एक फिक्स्ड रफ सरफेस पे। क्लियर? अच्छा, अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि फोर्स होगा, और फोर्स कहाँ से लग रहा है, किस पॉइंट के अबाउट लग रहा है? इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट लग रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा? ध्यान से देखिए, इस पॉइंट सी के अबाउट ये अगर टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ये बॉडी टर्न करेगी। टर्न करेगी तो टॉर्क आएगा, हाँ या ना? ये बॉडी क्या करेगी बच्चों? टर्न करेगी, तो इसके पास एक टॉर्क आएगा। आपने पढ़ा था, याद करिए बच्चों, क्या पढ़ा था? टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। आई क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्फीयर, या डिस्क होगी तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखोगे। क्लियर? अच्छा, फिर टॉर्क का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? याद करिए बच्चों, क्या होता था? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो आपको यहाँ पे कैपिटल आर दिख रहा है। तो यहाँ से कह सकते हैं टॉर्क क्या होता है? बोलिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि आपका कैपिटल आर है बेटा। ठीक है, इक्वल्स टू आई अल्फा। यहां से आप कह सकते हो अल्फा आएगा अपने पास, क्या आएगा? एंगुलर एक्सेलेरेशन आएगा। अल्फा कितना होगा एंगुलर एक्सेलेरेशन? एफ, बोलिए आर बाय आई बेटा। ये हमारा एंगुलर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा किसके वजह से? टॉर्क ऑफ दिस फोर्स एफ बेटा, जिसके वजह से ये बॉडी टर्न करेगी, इसके पास एंगुलर एक्सेलेरेशन आएगा अल्फा बेटा, हाँ या ना? क्लियर हो गई बात? तो ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पे इस फोर्स के बारे में क्या पता चलेगा, बस पॉइंट को नोट करते जाइएगा। देखिए, अगर मैं कहूँ यहाँ पे हमारे पास एक कोई पॉइंट है बी बेटा, ठीक है, अगर ये बॉडी ट्रांसलेशन मोशन करते हुए ए एक्सेलेरेशन से आगे बढ़ेगी तो इस बी पॉइंट पे भी एक आगे की तरफ एक्सेलेरेशन होगा, ए एक्सेलेरेशन, जो इस बॉडी का एक्सेलेरेशन होगा। क्लियर? अच्छा, इस पॉइंट बी पे एक टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी एक्ट करेगा। याद करिए बेटा, मैंने आपसे कहा था, ध्यान दीजिए, ये पॉइंट बी क्या करेगा? रोटेट भी कर रहा होगा, या कह लो सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर बॉडी को देखोगे तो बॉडी रोटेट कर रही है, इस पॉइंट बी को देखोगे तो सर्कुलर मोशन कर रही है। तो भाई इस पॉइंट को देखोगे तो सर्कुलर मोशन कर रही है, तो इस पे एक टेंजेंट के अलाउंग क्या लगेगा? पीछे की तरफ टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जो आपने पढ़ा था कितना होता था? आर अल्फा। कितना होता था? आर अल्फा। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे प्योर रोलिंग की बच्चों, क्या बात करें? प्योर रोलिंग की। बोलिए, देखिए प्योर रोलिंग को हम लोग समझ गए हैं वेलोसिटी से लेके फ्रिक्शन का खेल देख करके। अब आइए देखते हैं जरा एक्सेलेरेशन को। देखिए, ये बॉडी प्योर रोलिंग में कब होगी? जब इस पॉइंट बी का एक्सेलेरेशन, और मान लेते हैं ये जो हमारा सरफेस है, रफ सरफेस, उसके ऊपर एक पॉइंट मान लेते हैं एस, ठीक है, जब हमारा इस पॉइंट बी का नेट एक्सेलेरेशन, बोलिए किसके बराबर होगा? इस पॉइंट एस के बराबर होगा एक्सेलेरेशन के। बोलिए प्योर रोलिंग कब होगी? जब पॉइंट बी का एक्सेलेरेशन विल बी इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ दिस पॉइंट एस बेटा, यानी कि इस पॉइंट बी का एक्सेलेरेशन
और इस सरफेस का एक्सेलरेशन इक्वल होगा, हाँ या ना, तभी तो हम कहेंगे प्योर रोलिंग हो रही है। प्योर रोलिंग होने का मतलब क्या है? नो स्लिपिंग, बोलिए। और स्लिपिंग कब नहीं होगी? जब दोनों पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होगा, इक्वल होगा, हाँ या ना, जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पे होगा। क्लियर हुई बात की नहीं? क्लियर हुई बात की नहीं? इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। इतनी बार समझा दिया है, कई कई तरीके से समझा दिया। अब देखिए पॉइंट बी पे अगर हम पूछें नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, बोलिए नेट एक्सेलरेशन कितना होगा। अभी हम मान रहे हैं कि भाई ये प्योर रोलिंग कर रही है, मान लो, तो आप कहोगे कि प्योर रोलिंग हो रहा है, तो आप यही कहोगे बेटा कि इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट का एक्सेलरेशन इक्वल होगा। इस सरफेस का एक्सेलरेशन कितना होगा, बोलिए ए एस। भाई सरफेस का एक्सेलरेशन कितना होगा? सरफेस तो फिक्स्ड है, उसका एक्सेलरेशन तो जीरो ही होगा, तो यहां से कहेंगे ए एस की वैल्यू जीरो रखी। ए बी, बोलिए ए बी कितना हो जाएगा? पॉइंट बी का नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। भाई इस पॉइंट बी पे नेट एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब क्या है? आप यहां से कहोगे बेटा क्या, पॉइंट बी का नेट एक्सेलरेशन कितना होगा? एक एक्सेलरेशन ए आगे लग रहा है, पीछे की तरफ आर अल्फा लग रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट बी कितना हो जाएगा? ए और आर अल्फा का डिफरेंस कर लो, तो आप कहोगे ए माइनस आर अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो। फिर यहाँ पे आप कह सकते हो क्या बच्चों, बोलिए, आप कह सकते हो ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा। क्लियर? और दिस इज द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, जब स्लिपिंग नहीं हो रही होगी। क्लियर? कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है, इस समय फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा, जीरो होगा। क्लियर हुई बात की नहीं? पक्का? जब एग्जैक्टली ए और आर अल्फा की वैल्यू इक्वल होगी, नोट करिएगा, ए वेक्टर आगे जा रहा है, आर अल्फा इधर है, दोनों इक्वल है प्योर रोलिंग में, ए और आर अल्फा इक्वल हैं, तो इस पॉइंट बी पे नेट एक्सेलरेशन एक दूसरे को काट देंगे, बोलिए, तो नल्लीफाई होके नेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट बी जीरो हो जाएगा। तो हम यहां से कहेंगे कि ए इक्वल्स टू आर अल्फा। क्लियर हुई बात की नहीं? अच्छा, ना यानी कि इसका मतलब यह है ना ये पॉइंट बी आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, स्लिप नहीं करेगा। क्लियर हो गई बात एकदम? अच्छा, क्या फ्रिक्शनल फोर्स प्योर रोलिंग में हमेशा जीरो होगा? क्या हमेशा जीरो होगा? नहीं बेटा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। कैसे? अभी दिखाते हैं। देखिए बेटा, अगर हम आपसे कहें, मान लो ए एक्सेलरेशन ए इज ग्रेटर देन आर अल्फा, बोलिए इस पॉइंट बी पे आगे लगने वाला एक्सेलरेशन ए इज ग्रेटर देन पीछे लगने वाला एक्सेलरेशन आर अल्फा। अगर ऐसा है तो आप क्या कहोगे? बोलिए, अगर ऐसा है तो आप क्या कहोगे? पहली बात, यहां पे क्या हो रहा है? फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रही है। क्या हो रही है? फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रही है। आप पूरा लिख लेना, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया स्लिप। फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रही है तो बच्चों ध्यान से जरा सुनिएगा, फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रही है, इसका मतलब क्या? ये पॉइंट बी आगे जा रहा होगा, क्योंकि ए का एक्सेलरेशन ज्यादा है आर अल्फा से। बोलिए, ए की वैल्यू आर अल्फा से ज्यादा है, तो ये जो पॉइंट बी है आगे जाना चाहता होगा, आगे जाना चाहेगा, मगर इसको रोकने के लिए नीचे वाला सरफेस फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ। क्या लगाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगाएगा। और कितना लगाएगा? उतना लगाएगा जितने पे ए और आर अल्फा की वैल्यू इक्वल हो जाए, हाँ या ना? देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही लगेगा जितना जरूरत है, तभी तो कह रहे हैं सेल्फ एडजस्टिंग है। ए की वैल्यू आर अल्फा से ज्यादा है, इधर लगने वाला एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो ये पॉइंट बी आगे जाने की, स्लिप करने की कोशिश किया। नीचे वाले सरफेस ने क्या किया? इसको पीछे खींचा फ्रिक्शनल फोर्स लगा करके बेटा, और फ्रिक्शनल फोर्स उतना लगेगा ताकि इस आर अल्फा की उतनी वैल्यू बढ़ जाए, फिर से ए और आर अल्फा इक्वल हो जाएं और प्योर रोलिंग अचीव हो जाए। क्या ये फील आया कि नहीं? क्या ये फील आया कि नहीं? मजा आया कि नहीं? इससे ज्यादा क्लियर एक्सप्लेनेशन क्या दे देंगे? ना कहीं मिलेगा, ना उम्मीद रखिएगा। ठीक है, पक्का गारंटी से समझ गए? अच्छा, इसका मतलब क्या है कि भाई यहां पे देखो, इस केस में आप कहोगे फ्रिक्शन लग रहा है। क्या फ्रिक्शन नहीं लग रहा? बोलिए, क्या फ्रिक्शन नहीं लग रहा? लग रहा है बेटा। क्यों लग रहा? ताकि प्योर रोलिंग में आ जाए बॉडी। क्लियर हुई बात की नहीं? अच्छा, फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन कर क्या रहा है बच्चों? कर क्या रहा है? वो ये चाहता है कि इस पॉइंट बी का नेट एक्सेलरेशन जीरो हो जाए। नेट एक्सेलरेशन बी पॉइंट का अगर जीरो हो गया तो प्योर रोलिंग हो जाएगी।
नेट एक्सेलरेशन बी पॉइंट का 0, तो आर माइनस आर अल्फा, तो यहां से कहोगे ए इक्वल्स टू आर अल्फा, हाँ या ना। तो ये जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है पीछे की तरफ, इसलिए एक्ट कर रहा है ताकि इस पॉइंट बी पे नेट एक्सेलरेशन 0 हो जाए। क्या? नेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट बी 0 कर दे ये फ्रिक्शन। क्लियर? और उतना ही लगेगा जितना जरूरत है। जैसे ही ए और आर अल्फा फिर इक्वल, फिर से फ्रिक्शनल फोर्स गायब। क्लियर हुई बात की नहीं? अच्छा, और यहां पे ये फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होगा? स्टैटिक होगा। कौन सा फ्रिक्शन इस समय लग रहा होगा? स्टैटिक। स्टैटिक यानी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे तो भाई ये दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। समझ गया कि नहीं समझ गया? अच्छा, मान लो अब हमारे पास जो आर अल्फा है, पीछे लगने वाला एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए। मान लो इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, ठीक है, ये वैल्यू ज़्यादा है आर अल्फा की, ए के कंपैरिजन में आर अल्फा की वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे? बोलिए, ए इज लेस देन आर अल्फा, या कह लो आर अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन ए है बेटा। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों? अब बताइए, ये पॉइंट भी पीछे शिफ्ट हो रहा होगा क्योंकि बैकवर्ड स्लिपिंग हो रही है। इस केस में क्या होगी? बोलिए, बैकवर्ड स्लिपिंग होगी। क्या होगी? बैकवर्ड स्लिपिंग होगी, क्योंकि आर अल्फा पीछे लगने वाला एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो ये पॉइंट भी पीछे आ रहा होगा। तो नीचे वाला सरफेस इस पे फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ लगाएगा। बोलिए, और आगे की तरफ क्यों लग रहा है? ताकि इस ए की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, और इंक्रीज होते होते इस आर अल्फा की वैल्यू के बराबर हो जाए। फिर से ए और आर अल्फा इक्वल हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ए इक्वल्स टू आर अल्फा हो जाएगा और प्योर रोलिंग अचीव हो जाएगी। क्लियर हुई बात की नहीं? तो यहां पे फिर क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। क्लियर? बोलिए, फ्रिक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा? बोलिए, इस पॉइंट बी की नेट एक्सेलरेशन को 0 करने की कोशिश करेगा। क्लियर? पॉइंट बी के नेट एक्सेलरेशन को 0 करने की कोशिश करेगा, और यहां पे भी फ्रिक्शन कौन सा रहेगा? स्टैटिक वाला रहेगा। ठीक है, पक्का? क्लियर? तो ये मत कहिए कि प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं करता। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स 0 भी हो सकता है। बोलिए, 0 भी हो सकता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन भी हो सकता है। क्लियर हुई बात की नहीं? पक्का समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? बोलिए, पक्का? पहले कॉपी करिए, साइड हो रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, एक क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर। तो बच्चों एक पॉइंट छूट गया था, ध्यान से लिखिएगा, एक बात लिख लीजिए। इफ बॉडी इज इन प्योर रोलिंग, लिखिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। इफ बॉडी इज इन प्योर रोलिंग देन फ्रिक्शन मे बी 0 और मे नॉट बी 0। देन फ्रिक्शन मे बी 0 एंड मे नॉट बी 0। ठीक, पहली बात। और अगर फ्रिक्शन है, इफ फ्रिक्शन इज प्रेजेंट देन इट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। नोट कर लीजिएगा। आपने देखा कि इस केस में देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट बी दोनों के केस में 0 हो रहा है, मगर स्लिपिंग तो है, मगर ये स्लिपिंग इस तरह की है ताकि प्योर रोलिंग में ला सकें। क्लियर हो रही बातें कि नहीं? पक्का? तो इस समय स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। क्लियर हुई बात कि नहीं? फिर से लिखिए, इफ बॉडी इज इन प्योर रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स मे बी प्रेजेंट, मे नॉट बी प्रेजेंट। ठीक है, पहली बात, इफ फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रेजेंट देन इट इज स्टैटिक, ये कंफर्म है। ऑलवेज स्टैटिक फ्रिक्शन तभी लगेगा। क्लियर? बोलिए, प्योर रोलिंग हो रही है, फ्रिक्शन है, इसका मतलब कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक। क्लियर? पक्का? चलिए मिटा दे रहे हैं, फिर करते हैं एक इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो फोर्सेस के ऊपर इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम और जेई एग्जाम के लिए। मिटा दें। आइए बच्चों अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इस लेक्चर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी क्लास 11th वाले बच्चों के लिए, नीट और जेई वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M इज इक्वल्स टू 5 kg एंड रेडियस कैपिटल R इज इक्वल्स टू 1 मीटर गिवन है, इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। यानी कि यहाँ पे जो रोलिंग हो रही है विदाउट स्लिपिंग हो रही है, यानी कि प्योर रोलिंग हो रही होगी। क्लियर? फाइंड एक्सेलरेशन अल्फा, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन,
और फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है बेटा, ये हमारा कोई एक स्फीयर है ऑफ रेडियस कैपिटल आर, उसकी वैल्यू गिवन है। इस स्फीयर के टेंजेंट के लॉन्ग टॉप पोर्शन से क्या लग रहा है, 10 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है। तो हमें क्या बताना है, ए बताना है, अल्फा बताना है और फ्रिक्शन फोर्स बताना है बेटा। ये सरफेस कैसा होगा, नोट कर लीजिए बेटा, ये तो रफ होगा, तभी तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, मान लेते हैं ये जो फोर्स है इसके वजह से ये बॉडी कुछ आगे की तरफ मूव कर रही होगी किसी एक्सेलरेशन से, या कह लो लीनियर एक्सेलरेशन ए से बेटा। क्लियर? अच्छा, और आपको पता है इस पे एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जिसके वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ये स्फीयर को टर्न करेगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, हाँ या ना? हमें ए निकालना है, अल्फा निकालना है और फ्रिक्शनल फोर्स निकालना होगा। अच्छा, ध्यान से देखिए बेटा इस पॉइंट को, लोअर मोस्ट पॉइंट को। अब देखिए ये पॉइंट मान लेते हैं बी पॉइंट है और ये ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा होगा, क्योंकि स्फीयर आगे जा रहा है तो ये पॉइंट बी भी ए एक्सेलरेशन से आगे जाने की कोशिश करेगा। अच्छा, और आपको पता है ये रोटेट भी कर रहा होगा तो ये पॉइंट बी रोटेट करेगा, तो इस पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आएगा। आपने पढ़ा था क्या होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, पीछे की तरफ लगेगा आर अल्फा बेटा, लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ या ना? अच्छा, तो होगा क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इस पॉइंट बी पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, तो अब जो गधे बच्चे होंगे वो तो कहेंगे कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है तो फ्रिक्शनल फोर्स 0 होगा। मैंने ये नहीं कहा था, बातों को समझना बेटा। आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते फ्रिक्शनल फोर्स 0 होगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, ये बात अलग है कि A इक्वल्स टू आर अल्फा होगा, प्योर रोलिंग हो रही है तो। क्लियर? या स्लिपिंग विदाउट, बोलिए रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है तो आप ये कह सकते हो A इक्वल्स टू आर अल्फा, ये आप कह सकते हो यहाँ से, क्या A इक्वल्स टू आर अल्फा कह सकते हो। क्लियर? मगर फ्रिक्शनल फोर्स 0 मत करना, ठीक है? क्लियर? अब फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? अब आप मेरी बात मानो, जब भी फ्रिक्शनल फोर्स निकालने को कहे तो बेटा फ्रिक्शनल फोर्स को किसी भी डायरेक्शन में मान लो, वो अपने आप आंसर में सही आ जाएगा। किस डायरेक्शन में लग रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैं मानने को मान लेता हूं कि इस पॉइंट बी पे फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ लग रहा है। क्लियर? आप पीछे भी मान सकते थे, ठीक है? जो होगा देखा जाएगा, क्या पता फ्रिक्शन नेगेटिव आए तो समझ जाएंगे जो हमने माना था उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन को मानना पड़ेगा। क्लियर? पहले समझते जाओ, अभी सब आ जाएगा। क्लियर? आप क्या करना, किसी भी डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स को लगा देना। क्लियर? चलो, बाद में वो ऑटोमेटिकली फिजिक्स अंदर अपना खेल खेल लेगी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे हमें नेट फोर्स, बोलिए, इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगा दो वाली इक्वेशन, एफ नेट वाली बेटा, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो ये फोर्स लग रहा है, देखिए कौन सा फोर्स, ये फोर्स ही तो है, एक्सटर्नल फोर्स एफ 10 न्यूटन का, और एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। क्लियर? तो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, बोलिए, आप कहोगे 10 न्यूटन प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, ये हो गया हमारा नेट फोर्स। नेट फोर्स किसके बराबर कर दें, मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलो, मास कितना है, कैपिटल एम है, मान लेते हैं भाई इसका मास कितना माना गया, कैपिटल एम, वैल्यू बाद में रखेंगे। क्लियर? चलिए, ये हो गया। फिर यहाँ पे कहोगे 10 प्लस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू एम, एम कितना है बेटा, 5 kg, तो 5A हो गया। क्लियर? ये हो गया नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर हो गई बात, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई बच्चों। अच्छा, अब देखते हैं जरा सेकंड इक्वेशन। जैसे हमने नेट फोर्स इक्वल्स टू MA किया है, इसी तरह हम क्या करेंगे, नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा करेंगे। अरे भाई, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन करते हैं, इसी तरह रोटेशनल के लिए क्या करते हैं, नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए टॉर्क कौन कौन प्रोड्यूस करेगा, इस सेंटर के अबाउट, मान लेते हैं ये पॉइंट सी सेंटर है इसका, सेंटर ऑफ मास, इस पॉइंट के अबाउट कौन कौन टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, एक तो 10 न्यूटन का फोर्स, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, टॉर्क कैसे निकालते हैं बच्चों, जल्दी बताइए, टॉर्क कैसे निकालते हैं। टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, बोलिए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, होता है कि नहीं होता है। तो देखिए फोर्स कितना लग रहा है, ये 10 न्यूटन का, बोलिए फोर्स कितना है, 10 न्यूटन है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, r है,
क्लियर। तो आप यहां से कहोगे 10 इंटू आर, ये हो गया टॉर्क ड्यू टू 10 न्यूटन फोर्स। ठीक, अब इसको मैंने पॉजिटिव क्यों लिया है, क्योंकि देखिए ये क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है। क्लियर। अच्छा, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, भाई फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू तो पता नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लग रहा है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा बोलिए, ये भी कितना होगा, कैपिटल आर होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट सी के अबाउट कितना होगा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एफ है, और उसके वजह से टॉर्क कितना होगा, एफ इंटू आर, क्या हो जाएगा माइनस एफ इंटू आर। अब कई लोग सोच रहे होंगे माइनस क्यों लिए, क्योंकि भाई ये फ्रिक्शनल फोर्स एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहा होगा, अल्फा को अपोज कर रहा होगा, देखिए अल्फा ऐसे है, ये इसको अपोज कर रहा है, इसलिए नेगेटिव लिए। ठीक है, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, नेगेटिव लिए। ये हो गया हमारा नेट टॉर्क। ठीक है, नेट टॉर्क किसके बराबर कर देंगे, आई अल्फा के बराबर कर देंगे, आई अल्फा के बराबर कर दिया, खत्म बात। अब यहां से वैल्यू रख दो बेटा सारी, तो यहां कहोगे 10 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 1 है बेटा, माइनस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू पता नहीं है, इंटू आर, आर की वैल्यू 1 रख दिए, इक्वल्स टू आई। आई, इस सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है जल्दी बताइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना होता है बोलिए, एम आर स्क्वायर, बोलिए कितना होता है, कितना होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। ठीक, 2/5 एम आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहां पे रख दीजिए। ठीक है, तो 2/5 एम, मास कितना है 5 है बेटा, आर स्क्वायर, आर कितना है 1 है, उस पर स्क्वायर है, और अल्फा भी लगा है। क्लियर, इचपिच ना हो जाए, देख लीजिए ऐसे कर दिया। ठीक, समझ गए, गिचपिच तो नहीं हो रहा है, बोलिए 2/5 एम आर स्क्वायर अल्फा। क्लियर, चलिए अब यहां से कहोगे ये हो जाएगा हमारा 10 माइनस एफ इक्वल्स टू 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 अल्फा। तो ये हमारी बन गई, बोलिए सेकंड इक्वेशन बेटा, क्या बन गई, सेकंड इक्वेशन। क्लियर, अब इस इक्वेशन को देखिए और इस इक्वेशन को देखिए। ठीक है, इसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। कैसे, देखिए ध्यान से, देखिए यहां से आप क्या कहोगे, हमने पढ़ा ए इक्वल्स टू आर अल्फा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा जल्दी बताइए, क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ए इक्वल्स टू आर अल्फा, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर मैं पूछूं यहां से अल्फा क्या हो जाएगा, बोलिए अल्फा हो जाएगा ए बाय आर। तो अगर मैं यहाँ पे अल्फा की जगह ए बाय आर रख देता हूँ, तो यहाँ पे ए के टर्म में इक्वेशन आ जाएगी, और यहाँ भी ए के टर्म में है, और फिर मैं ऐड कर लूँगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे हो जाएगा, हम कहेंगे, बोलिए इन दोनों इक्वेशन को देखिए, ऐड करने के लिए हम कर रहे हैं 10f प्लस इक्वल्स टू 5a, ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर देखिए ये वाली इक्वेशन क्या लिखी है, 10 माइनस एफ इक्वल्स टू 2 अल्फा, 2 अल्फा, अल्फा कितना रखना है बेटा, a बाय आर रखिए, बोलिए a बाय आर रखिए, a बाय आर। ठीक है, a बाय आर रखेंगे। अब ध्यान से देखिए, अल्फा की जगह क्या रख दिया, a बाय आर रख दिया, मगर r की वैल्यू हमको पता है 1 मीटर है, कितनी है 1 मीटर। तो यहाँ पे हटा के एक r की जगह 1 मीटर रखोगे, कोई मतलब ही नहीं रहा, बोलो r की जगह 1 रख दिया। ठीक, समझ गए। अच्छा, फिर इसको हम ऐड कर लेंगे बड़े आराम से, बोलिए क्लियर। तो यहाँ से कहोगे क्या, एफ मर जाएगा, बचेगा क्या, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 20 होने के बाद आप क्या कहोगे, इक्वल्स टू 7a, और यहाँ से a इक्वल्स टू 20/7 आ गया है। बोलिए इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, a की वैल्यू 20/a, पहला आंसर आ गया है, कितना, बोलिए 20/7 बेटा, a इक्वल्स टू 20/7 आ गया। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है अल्फा कितना होगा, खत्म बात, क्या दिक्कत है इसमें, अल्फा नहीं निकाल पाओगे, अल्फा इक्वल्स टू, बोलिए a कितना है 20/7, यहाँ रख दो 20/7, और नीचे r भी है बेटा, r की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 से तो कोई मतलब ही नहीं रहा, अल्फा भी कितना आएगा, सॉल्व करोगे तो 20/7 कितना आएगा अल्फा, बोलिए 20/7 ही आएगा। क्लियर। अच्छा, अब बारी आई फ्रिक्शनल फोर्स की। फ्रिक्शनल फोर्स दिमाग लगाएंगे बच्चे, जीरो कर देंगे, ये गधा बनती है।
आप मान लो किसी भी डायरेक्शन में जो होगा देखा जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में मान लिया था। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे देखिए, चाहे आप तो इक्वेशन फर्स्ट को यूज कर लो चाहे इक्वेशन सेकंड को यूज कर लो, किसको यूज करें बोलो, किसको यूज करें? हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को यूज करते हैं। यहां से कहेंगे क्या, देखिए हम कहेंगे 10 प्लस फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है जो इज इक्वल्स टू 5 इंटू ए कितना है बोलिए, 20/7 है। इसको कहोगे आप सॉल्व करने के लिए तो हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा 100/7, इसको इधर भेजे 10 को तो हो जाएगा -10 इधर। अब इसको इधर भेज दोगे 70 माइनस 100, बोलिए 100 माइनस 70 कितना हो जाएगा 30/7 आ जाएगा बेटा। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो, फ्रिक्शनल फोर्स 0 नहीं आया है, कितना आया है वो भी पॉजिटिव में आया है, कितना आया है 30/7। पॉजिटिव का मतलब ये आया है कि जिस डायरेक्शन में आपने फ्रिक्शनल फोर्स माना था वो उसी डायरेक्शन में लग रहा होगा। अगर मान लो यहाँ पे नेगेटिव आता, ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि जो आपने फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन माना था वो गलत माना था, उसको चेंज कर दो, यानी कि पलट दो। आपने इस डायरेक्शन माना था तो आप पलट देना इस तरफ, अगर नेगेटिव फ्रिक्शन आता है तो। क्लियर, बोलिए पक्का हो गया? साइड हो रहा हूं, पहले कॉपी करिए फिर करते हैं इसी तरह का एक और क्वेश्चन। तो ट्राई करिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 इस लेक्चर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके ईमानदारी से ट्राई जरूर करिएगा, स्किप मत करिएगा। मैं करने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिशन के लेवल का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ रिंग ऑफ मास कैपिटल M इज इक्वल्स टू 2 kg एंड रेडियस कैपिटल R इज इक्वल्स टू 2 मीटर इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, यानी कि यहां पे स्लिपिंग नहीं हो रही है, यानी कि क्या कहोगे प्योर रोलिंग हो रही है। फाइंड एक्सेलेरेशन ए अल्फा, यानी कि एंगुलर एक्सेलेरेशन निकालना है और फ्रिक्शन निकालना है। क्वेश्चन में हमको यहाँ पे गिवन है एक रफ सरफेस, उस रफ सरफेस के ऊपर एक कोई हमारे पास रिंग है और उस रिंग का रेडियस कैपिटल आर है, उसकी वैल्यू गिवन है, और इस रिंग के सेंटर ऑफ मास या कह लो सेंटर पॉइंट से 1 मीटर बिलो एक कोई फोर्स एक्ट कर रहा है 10 न्यूटन का। ठीक है, तो देखिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा, फिर अल्फा आएगा, फिर फ्रिक्शन आएगा। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए बेटा, देखिए आप फ्रिक्शनल फोर्स किसी भी डायरेक्शन में मान लो, मैंने आपसे बोला था आप मानने को क्या मान लो, फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में मान लो। ठीक है, वैसे मैंने गलत माना है मुझे पता है, मगर आप अभी इतने काबिल नहीं हो कि आप जान पाओ किस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स इनिशियली लगाना पड़ेगा। आप किसी भी डायरेक्शन में मान लो, लास्ट में फिजिक्स अपना खेल खेल लेगी, बता देगी कि किस डायरेक्शन में मानना था। क्लियर, आंसर आ जाएगा। तो देखिए मैंने मान लिया है ये हमारा कोई लोअर पॉइंट बी था, इस पॉइंट बी पे आगे की तरफ फ्रिक्शनल लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखिए बच्चों एक बात ये बताइए, इस पॉइंट सेंटर ऑफ मास या कह लो सेंटर के अबाउट अल्फा किस डायरेक्शन में होगा? देखिए अल्फा किस डायरेक्शन में होगा बताइए जल्दी से। देखिए बेटा अगर मैं पूछूं इस पॉइंट बी पे एक्सेलेरेशन होगा किस डायरेक्शन में, देखिए ये जो हमारा रिंग है ये 10 न्यूटन के फोर्स से आगे जा रहा है, तो ये रिंग भी 10 न्यूटन ए एक्सेलेरेशन से इधर जाएगा। अरे जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट बी पे भी इस डायरेक्शन में एक एक्सेलेरेशन लगेगा ए। ठीक है, अच्छा तो मैं पूछूं अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलेरेशन किस डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में ये बॉडी टर्न करेगी? बोलिए बेटा, ये बॉडी इस डायरेक्शन में टर्न करनी चाहिए विथ एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा, तभी तो आपको क्या मिलेगा इस पॉइंट बी पे पीछे की तरफ आर अल्फा मिलेगा, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, हाँ या ना? तभी तो कहोगे स्लिपिंग, बोलिए रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तभी तो आप कहोगे ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा। समझ रहे हो? अरे भाई ये बॉडी ऐसे टर्न करेगी एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा से, तभी तो इस पॉइंट बी पे टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन पीछे की तरफ आर अल्फा मिलेगा, हाँ या ना? क्लियर, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तो आप क्या कहोगे यहां से ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा, यही तो था प्योर रोलिंग का कहानी, याद है कि नहीं याद है, बताया था। ठीक है, तो अल्फा ऐसे होगा। क्लियर, ये बॉडी ऐसे टर्न कर रही है। ठीक है, चलिए अब यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, नेट फोर्स क्या करना पड़ेगा, मास इंटू एक्सेलेरेशन करना पड़ेगा। बोलिए नेट इक्वेशन वाला लगाइए, नेट फोर्स की इक्वेशन लगाइए। एक तो फोर्स 10 न्यूटन का आगे की तरफ है और फ्रिक्शनल फोर्स भी आगे की तरफ है, तो क्या कहोगे नेट फोर्स कितना हो जाएगा
10 न्यूटन प्लस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस रिंग का मास मान लेते हैं कैपिटल M है और उसका एक्सेलरेशन आपने मान लिया है A है बेटा, ठीक है। फिर कहोगे यहाँ से 10 प्लस फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल्स टू मास, इस रिंग का मास कितना है 2 kg है बेटा, 2 रख दिया, A एक्सेलरेशन माना था आपने, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं बेटा। ये हो गई नेट फोर्स वाली इक्वेशन। अब आप यहाँ पे नेट टॉर्क वाली इक्वेशन भी लगा दो, नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा कर दो, ठीक है। तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे देखिए, और ये फोर्स किस पॉइंट के अबाउट से देखना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास के। देखिए इस सी पॉइंट के अबाउट एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, जिसके वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा, हाँ या ना बोलिए। ये 10 न्यूटन का फोर्स इसको ऐसे घुमाएगा, टॉर्क प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, बोलिए। अच्छा तो मैं पूछूं टॉर्क कैसे निकालते हैं, टॉर्क कैसे निकालते हैं आपने पढ़ा था, बोलिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है 10 न्यूटन है, और इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी सी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है। तो आप कहोगे इस 10 न्यूटन की वजह से फोर्स टॉर्क कितना होगा, आप कहोगे 10 बोलिए इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, तो 1 हो गया। अब ये बताइए ये 10 न्यूटन का फोर्स कैसे घुमा रहा है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, जिसके वजह से टॉर्क नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्लियर पक्का। अच्छा बेटा अब इस फ्रिक्शनल फोर्स को देखिए, ये भी कैसे घुमा रहा है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ऐसे टर्न करेगा, बोलिए। और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, रेडियस के बराबर यानी 2 मीटर के बराबर, क्लियर। तो आप कहोगे टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, बोलिए। ये होगा F फ्रिक्शनल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से रख रहे हैं, सेंटर से बेटा, क्योंकि इसी के अबाउट ये बॉडी टर्न कर रही है। अच्छा तो 2 मीटर, डायरेक्शन क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, आई अल्फा, क्लियर। अच्छा अब देखिए यहाँ से क्या दोगे, -10 आ जाएगा, फिर -2F हो जाएगा इक्वल्स टू आई। रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, बोलिए बच्चों। रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr² होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। m इस रिंग का कितना है, बोलिए बेटा। mr² लगाएंगे, आई लगाइए, तो मास कितना है बेटा इसका 2 है, रख दिया, इनटू r², r यानी कि रेडियस कितना है 2 है, उसका स्क्वायर कर दिया, इनटू अल्फा, ठीक है। अल्फा यहाँ पे रखेंगे, क्लियर। फिर यहाँ से सॉल्व करो कितना हो जाएगा, बोलिए। -10 -2F इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, इंटू 2 8 हो जाएगा, 8। अब अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट रख दीजिए ना, आपको पता है प्योर रोलिंग हो रही है, तो क्या कहोगे A इक्वल्स टू आर अल्फा, या यहाँ से ये कह सकते हो अल्फा इक्वल्स टू, बोलिए A/R। अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ से, अरे भाई A/R हो जाएगा, खत्म बात। अल्फा यहाँ रख दो, इन टर्म ऑफ A आ जाएगी इक्वेशन, तो आप कहोगे यहाँ से, बोलिए यहाँ पे A/R रख दो, A/R रखोगे, R कितना है बेटा 2 है, रख दिए। फिर इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 4, फिर सॉल्व करो कितना आ जाएगा, -10 -2F इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, बोलिए। यह आ जाएगा 4A बेटा, कितना आ जाएगा 4A आ जाएगा, क्लियर। अब आप यहाँ से एक काम करो बेटा, कि यहाँ से माइनस जो दिख रहा है वो कॉमन निकाल लो, क्या निकाल लो, माइनस कॉमन निकाल लोगे, तो यहाँ का माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस का प्लस हो जाएगा बेटा। माइनस कॉमन निकाल लिया आपने और वो नीचे भेज दिया इसके पास, तो यहाँ पे आ जाएगा -4A, क्लियर। तो एक इक्वेशन ये बन गई है हमारी, ठीक है। इसको नाम दे दो सेकंड इक्वेशन और इसको दे दो फर्स्ट इक्वेशन बेटा, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा, कैसे, ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे F है और यहाँ पे 2F है, तो मैं क्या करूँ, अगर इस इक्वेशन में मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, बोलिए। हो जाएगी 20 + 2F इक्वल्स टू 4A बेटा, और ये देखिए 10 + 2F इक्वल्स टू -4A, और मैं यहाँ से अगर साइन चेंज कर देता हूँ, माइनस, ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस बेटा। फिर देखिए यहाँ से ये 2F कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ कहोगे 10 - 20 10 आ जाएगा इक्वल्स टू 4A
प्लस 4a कितना हो गया 8a बेटा। a कितना आ जाएगा यहाँ से 10/8 आ जाएगा, सॉल्व करोगे 4 और यहाँ पे 5, तो यहाँ से एक्सेलेरेशन कितना आ गया है 5/4 आ गया है। बोलिए एक्सेलेरेशन कितना आ गया है, पहला आंसर 5/4 आ गया है। इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए बेटा a आ गया है तो यहाँ से अल्फा भी निकाल लोगे। अल्फा क्या हो जाएगा बोलिए a कितना है 5/4 है, r की वैल्यू 2 है, इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बोलिए अल्फा की वैल्यू यहाँ से 5/8 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 5/8 आ जाएगी। बोलिए अच्छा क्या क्या आ गया, a आ गया है, अल्फा आ गया है, फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। तो आप क्या करो, फ्रिक्शनल फोर्स निकालने के लिए इस इक्वेशन को देखो, क्या थी 10 + F = 2a था, यहाँ से F निकाल सकते हो 10 + F कितना है बेटा, नहीं निकालना है F तो a पता है, बोलिए 5/4 है। ठीक, यहाँ से F निकाल सकते हो मेरे लल्ला, नहीं निकाल पाओगे। देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/4, 10 को उधर भेज दिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 30 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -30/4 बेटा। ये आ गया फ्रिक्शनल फोर्स, सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 15। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है -15/2 बेटा। कितनी आ रही है -15/2। फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ रहा है -15/2 आ रहा है। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा भाई यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव आ रहा है, इसका क्या मतलब है? मैंने आपसे बताया था अगर फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब यह है कि जो भी डायरेक्शन आपने फ्रिक्शनल फोर्स का माना था वो गलत था। अब उसका डायरेक्शन पलट दो, पीछे की तरफ लगा दो, यानी कि चेंज कर दो, बोलो पलट दो। पहले ये आगे की तरफ था तो इसका मतलब यह है कि आगे की तरफ फ्रिक्शन नहीं लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा होगा, पीछे की तरफ लग रहा होगा। इस पॉइंट बी पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, हाँ या ना, बोलिए क्लियर। और पीछे की तरफ लगना भी चाहिए था। क्यों लगना चाहिए था, खुद सोचिए बेटा। अरे भाई ये पॉइंट सी को देखो, इस पॉइंट सी के अबाउट ये 10 न्यूटन का फोर्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। इसको कैसे घुमा रहा है बोलिए बच्चों, कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो हमें फ्रिक्शन के टॉर्क की वजह से इसको, फ्रिक्शन का टॉर्क ऐसा होना चाहिए ताकि ये इसको क्लॉकवाइज घुमाए फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स टॉर्क क्लॉकवाइज कब बनाएगा, जब इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा तभी तो ये ऐसे टर्न करेगा, हाँ या ना। मुझे तो ये बात पहले ही पता थी मगर आपको समझाने के लिए मैंने इसको बाद में एक्सप्लेन किया। क्लियर, बोलिए बेटा। चलिए साइड हो रहे हैं, फिर करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन बेटा, बस। आइए बच्चों अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इस लेक्चर का। बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन है और इस लेक्चर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है और सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा जेईई एडवांस के लेवल का क्वेश्चन है। तो सारे बच्चे ईमानदारी से ट्राई जरूर करेंगे। मैं देखना चाहता हूँ किस किस बच्चे से इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है। जिसका निकल जाए मैंने ऑप्शन दिए हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा राइट ऑप्शन क्या है। तो बेटा आप बोर भी हो चुके हो, लंबा लेक्चर हो चुका है, तो एक शायरी आपके सामने रख देते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। तो चलिए खुश हो गए होंगे आप लोग। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहक मत जाना, सितारों में खो जाओ, चांदनी में आ जाओ, अपने चांद को देखने लगो, है महबूबा को। गलत बात है, सिर्फ इंजॉय कराने के लिए थोड़ा बहुत चलता है। तो देखिए, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m equals to 10 kg and radius capital R equals to 2 मीटर is rolling। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ रोलिंग लिखा है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या है? अरे इसका मतलब क्या हम प्योर रोलिंग नहीं मानेंगे? आप क्या सोच रहे हो? चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। हमें तो फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। क्वेश्चन में यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप क्या करोगे? अच्छा बेटा, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक कोई स्फीयर है, इसका मास हमको गिवन है, इसका रेडियस गिवन है, और ये एक रफ सरफेस पे
है बेटा, और इस पे एक F इक्वल्स टू 7 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। इस रफ सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या कह लो म्यू हमको गिवन है 0.1 बेटा। अच्छा, अब बताइए क्या होगा। देखिए आपको पता है अगर ये हमारा F न्यूटन से आगे जाएगा, फोर्स लगेगा इसके ऊपर, तो ये A एक्सेलेरेशन से इधर जा रहा होगा, इस पे एक एक्सेलेरेशन होगा A, मान लिया मैंने, ठीक है। और इस लोअर पॉइंट की बात करें तो इस लोअर पॉइंट पे भी आगे की तरफ क्या लग रहा होगा, एक A एक्सेलेरेशन लग रहा होगा, और पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा, जल्दी बताइए, R अल्फा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन लग रहा होगा। अच्छा, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इस तरफ लग रहा होगा। अगर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इधर लग रहा होगा, ये कब लगेगा, जब अल्फा ऐसे होगा बेटा, बोलिए, एंगुलर एक्सेलेरेशन ऐसे होगा, हाँ या ना, क्लियर, बोलिए बेटा। अच्छा, तो कई बच्चे तो यहां पे जो गलती करेंगे, देखिए बेटा, कई बच्चे जो यहां पे गलती करेंगे, जिनका आंसर आया होगा, जिन्होंने वीडियो पॉज की होगी, उनके हिसाब से आंसर कितना आया होगा, 10 न्यूटन, जो सबसे बड़ी गलती है। देखिए बेटा, यहां पे आप सोच रहोगे कि जो हम फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला पहले पढ़ते आए थे फ्रिक्शन में वाले चैप्टर में, क्या था, याद करिए, बोलिए, म्यू एन। बच्चों को बहुत जल्दी होती है इस फॉर्मूले को लगाने के लिए, वो कहेंगे म्यू एन बेटा, म्यू कितना है, 0.1 गिवन है, इंटू एन। बेटा एन क्या होगा, खुद बताइए, इस पॉइंट पे क्या लग रहा होगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg डाउनवर्ड, और इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर लग रहा होगा, तो n इक्वल टू mg होगा, आप कहोगे, यहाँ पे mg रख दोगे, फिर सॉल्व करोगे जल्दी से, देखिए यहाँ पे 0.1 इंटू m कितना है, 10 है, g कितना 10 रखोगे बेटा, m की वैल्यू गिवन है 10 बेटा, फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे, एक 10 कट जाएगा, फिर यहाँ से 10 आ जाएगा, 10 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे। और वो ये कहेंगे कि ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, मगर ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों कह रहे हैं बेटा, जो यहाँ पे आप लगाए हो म्यू एन, ये क्या निकाले हो, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाले हो, या कह लो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन वाला फॉर्मूला लगाया आपने, क्या ये क्या लगाया आपने, बोलिए बेटा, कौन सा फ्रिक्शन निकाला है, मैक्सिमम फ्रिक्शन। बेटा फ्रिक्शनल फोर्स तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, क्या पता इतने फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू जरूरत ही ना हो रही हो इसको रोलिंग मोशन कराने के लिए, हाँ या ना। तो पता कैसे करेंगे कि जब ये रोलिंग कर रहा है तो उस समय क्या फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होगी। ये भी हो सकता है मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है, मगर जरूरी नहीं है कि इतना ही लगेगा, क्योंकि आपको पता है फ्रिक्शनल फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग है, अपनी वैल्यू को चेंज करता है, जितनी जरूरत होगी उतना ही लगेगा। तो इससे ज़्यादा भी हो सकता था, इससे कम भी हो सकता था, हाँ या ना। ये बातें मैंने आपको फ्रिक्शन वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में समझाई थी, याद होगा आपको। चलिए, नहीं देखा है लेक्चर, जाके देखिए बेटा, सब कुछ कंप्लीट कर दिया 11th में मैंने लगभग। एक्सक्यूज मी, हाँ अब देखिए, तो ठीक है समझ गए, mg अभी हटा देते हैं, फर्जी का है, ठीक है, इसको हटा दो जरा। अच्छा, अब मैं पूछूं, चलो ठीक है ये आंसर नहीं होगा तो आंसर क्या होगा, हमें चेक करके निकालना पड़ेगा कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, तब बता पाएंगे कि उसकी वैल्यू क्या है। तो देखिए, अब मैं पूछूं फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, बोलिए फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, क्या ये फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लगेगा, बोलिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या आगे की तरफ लग रहा होगा इस पॉइंट बी पे, इसको पॉइंट बी मान लो बेटा, ये पॉइंट हमारा बी है, इस पॉइंट बी पे क्या फ्रिक्शनल फोर्स आगे लगेगा। अगर ये आगे लगेगा तो बेटा ये टॉर्क कैसा प्रोड्यूस करेगा, बोलिए एंटी क्लॉकवाइज, बोलिए कैसा प्रोड्यूस करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और अल्फा कैसा है, क्लॉकवाइज, तो उसको अपोज कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में टॉर्क नहीं प्रोड्यूस करना है, तो इसलिए फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में ना हो करके किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा, फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा होगा, लेफ्ट साइड बेटा, जिससे क्या होगा, टॉर्क इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, बोलिए क्लॉकवाइज। अब देखिए ये अल्फा को सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फा भी ऐसे है, टॉर्क भी, या कह लो फ्रिक्शन के द्वारा टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा वो भी ऐसे होगा, तभी तो अल्फा इस डायरेक्शन में आएगा और आर अल्फा इस तरफ होगा, हाँ या ना। एक्सक्यूज मी। तो देखिए अब कुछ नहीं करना, यहां पे आप कुछ मत करो, बस वही लगा दो, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए और नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, दोनों इक्वेशन लगा दो। तो हम यहां से कह सकते हैं नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, सॉरी नेट फोर्स बताइए, एक फोर्स आगे की तरफ लग रहा है एफ, ठीक है, एफ फोर्स आगे लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, तो मान लेते हैं नेगेटिव इक्वल्स टू, बोलिए
बोलिए। अरे भाई जो F फोर्स लग रहा है कैपिटल F, ये इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन है तो इसलिए इसको पॉजिटिव लिए। ये F जो फ्रिक्शन वाला है ये उसके अपोजिट में लग रहा है एक्सेलेरेशन के, तो इसलिए नेगेटिव लिए। ये सब पता होगा आपको। तो नेट फोर्स ये हो गया हमारा, इक्वल्स टू क्या करना है, मास इनटू एक्सेलेरेशन। नेट फोर्स इक्वल्स टू ma कर दिया बेटा। फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। कैपिटल F की वैल्यू कितनी गिवन है, 7 न्यूटन हमको क्वेश्चन में ही गिवन है। माइनस F निकालना है इक्वल्स टू ma। मास कितना गिवन है, 10 गिवन है। यहाँ से कहोगे 10a हो जाएगा। अच्छा अब बताइए टॉर्क वाली बात करिए, बोलिए टॉर्क वाली बात करिए जल्दी बच्चों। टॉर्क वाली यानी कि नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा लगा दो तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। कौन कौन से फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट बेटा। तो देखिए अगर आप यहाँ पे जो F न्यूटन दिख रहा है आपको, 7 न्यूटन का जो फोर्स दिख रहा है, इसके वजह से कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि ये कहाँ से पास कर रहा है, वहीं से पास कर रहा है जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है, तो उसकी वजह से टॉर्क जीरो होगा। क्लियर हुई बात कि नहीं। अच्छा तो टॉर्क किसके वजह से होगा, अगर आप फ्रिक्शनल फोर्स को देखो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा बेटा, ये होगा रेडियस के बराबर। रेडियस कितना है 2 बेटा, कितना है 2। अच्छा अब देखिए फोर्स कौन सा, फ्रिक्शनल वाला, इसी के वजह से टॉर्क, यानी कि अब टॉर्क प्रोड्यूस करने की पूरी सारी भार कंधों पे किसके आ गई है, फ्रिक्शनल फोर्स के। इस F फोर्स की वजह से कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। अच्छा तो हम यहां पे कहेंगे टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, जल्दी बताइए। F इंटू 2 क्या होता है टॉर्क का फॉर्मूला, अरे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F इंटू 2। बोलिए F इंटू 2 ये हो गया टॉर्क, और कोई तो टॉर्क दे नहीं रहा है कोई फोर्स बेटा, इसके वजह से टॉर्क जीरो होगा। ठीक है नेट टॉर्क ये है हमारा, इक्वल्स टू क्या करना है, आई अल्फा करना है, आई अल्फा। फिर यहां से कहोगे 2F इक्वल्स टू आई। हमारा क्या गिवन है, सॉलिड स्फीयर गिवन है। सॉलिड स्फीयर का आई कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी आपने देखा था 2/5 mr² होता है। ठीक है अब देखिए बेटा अल्फा क्या रखोगे यहां पे। अब सुनिए आपने कहा क्या, रोलिंग कहीं नहीं लिखा है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तो आप मान लो, मेरे हिसाब से मान लो, सिर्फ क्या क्या मान लो, क्या मान लो, मान लो प्योर रोलिंग हो रही है। क्या प्योर रोलिंग हो रही है। अगर प्योर रोलिंग होगी तो आप कहोगे A इक्वल्स टू आर अल्फा, आगे वाला एक्सेलेरेशन पीछे वाले एक्सेलेरेशन के बराबर होगा। बोलिए तो क्या कहोगे, A इक्वल्स टू आर अल्फा, या आप कह सकते हो अल्फा इक्वल्स टू A/r। मैंने मान लिया, मान लो पहले, आप थोड़ी देर फिर बताएंगे क्या कहानी है। तो अल्फा इक्वल्स टू A/r हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू A/r रख दिया आपने, यहाँ से R मर जाएगा। सॉल्व करोगे तो देखिए कितना हो जाएगा, F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे क्या करिए, देखिए यहाँ पे 2 है, सॉरी 5 है, 5 को ऊपर भेज देंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10F हो जाएगा। 10F इक्वल्स टू 2m, m की वैल्यू कितनी है 10 है बेटा, r बोलिए एक r बचा है, r की वैल्यू कितनी है 2 बेटा। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से कहोगे 10F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 40। ठीक है 10F इक्वल्स टू 40। ठीक सॉरी यहाँ पे a छूट गया था, a ऊपर बचा ना, तो यहाँ पे भी a रहेगा। क्लियर। अब देखिए बच्चों 10F इक्वल्स टू 40a आ रहा है। ठीक है और यहाँ पे क्या लिखा था, देखिए 7 माइनस F इक्वल्स टू 10a। एक इक्वेशन ये है हमारे पास, एक इक्वेशन ये है हमारे पास। अब क्या करें, क्या करें जल्दी देखिए। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। 70 माइनस 10F इक्वल्स टू 100a हो जाएगा। ठीक है ये इक्वेशन को देखिए, यहां रखिए, हो जाएगी, बोलिए 10F इक्वल्स टू 40a। अब यहां से क्या होगा, ऐड कर लोगे बड़े आराम से। 10F कैंसिल हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100a और 40a कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका
ट्याओ 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 कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा 140 ए इधर कितना आया बोलिए 70। यहाँ से आप ए निकाल लोगे बड़े आराम से बेटा कितना आ जाएगा जल्दी बताइए कैसे निकालोगे ए जल्दी देखिए 70/40 कर दो 140 बोलिए 70/140 कर लो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये 1 जा ये 2 जा तो यहाँ से कितना आ जाएगा ए की वैल्यू हाफ आ गई है ए की वैल्यू हाफ आ गई है। अल्फा निकालना चाहो तो निकाल सकते हो यहाँ पे बेटा अल्फा कितना हो जाएगा बोलिए ए कितना आ गया 1/2 आ गया है आर की वैल्यू कितनी है 2 है सॉल्व करोगे 1/4 आ जाएगी अल्फा की वैल्यू। वैसे अल्फा पूछा नहीं था हमें तो फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है मगर ए आ गया है तो अब फ्रिक्शनल फोर्स भी आ जाएगा। अब देखिए कैसे आएगा इस इक्वेशन को देखिए या यहीं से निकाल लो फ्रिक्शनल फोर्स चाहे तो इस इक्वेशन से निकालो ना क्या बोलिए 10F = 40A है ए कितना आया हाफ आया बेटा रख दिया। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ये आएगा कितना 1 जा ये जाएगा 2 जा तो यहाँ से कहोगे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है 2 न्यूटन आ रही है। तो ध्यान से देखिए बच्चों जो अपने फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आ रही है जब मैंने मान लिया था कि प्योर रोलिंग हो रही है स्लिपिंग नहीं हो रही है दोनों सरफेस के बीच में तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना आया 2 न्यूटन। मगर आप कहोगे ये तो कहीं लिखा ही नहीं था फ्रिक्शन विदाउट स्लिपिंग तो ये आंसर कैसे मेरी बात समझिएगा देखिए तो आंसर आप पहले क्या करोगे आप ये मान लेना कि प्योर रोलिंग मान लिया आपने फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लिया ठीक है। देखिए मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता था इन दोनों सरफेस के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता था 10 न्यूटन मगर इतना लग नहीं रहा इतनी जरूरत ही नहीं है कितनी जरूरत है 2 न्यूटन तो इतना ही लगेगा ये अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर लेगा हाँ या ना। तो आंसर क्या होगा 2 न्यूटन होगा क्या होगा 2 न्यूटन होगा। क्लियर हुई बात कि नहीं। अच्छा मान लो आपने यहां माना होता कि प्योर रोलिंग लगा करके आपने क्या किया होता अल्फा = A/R मान लिया होता और आपका फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू जो आप निकालते लाए हो ये कितनी आती 2 न्यूटन की जगह मान लो आपकी मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा आती। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितनी है 10 न्यूटन है और आप अगर यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स निकालते प्योर रोलिंग मान के कि 10 न्यूटन से मान लो ज्यादा आती है आपकी वैल्यू मान लो 15 न्यूटन आती क्या मान लो 15 न्यूटन आती। इस मैक्सिमम फ्रिक्शन 10 न्यूटन से आपकी जो फ्रिक्शनल फोर्स निकालते मान लो उससे ज्यादा आती 10 से कितना मान लिए चलिए मान लीजिए कुछ भी 12 मान लीजिए 15 मान लेते हैं चलिए मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा आ गई आपकी फ्रिक्शनल फोर्स मान लो आ गया था यहाँ पे 15 न्यूटन और अगर 15 न्यूटन होता यहाँ पे ऑप्शन तो आप ये 15 न्यूटन को टिक मत लगा देना क्या इसको टिक मत लगा देना। क्यों कह रहे हैं ऐसा क्योंकि मैक्सिमम इतना लग सकता है तब आंसर क्या होता तब आंसर होता 10 न्यूटन कि मैक्सिमम जितना लग सकता है नहीं आया। मान लो आपने प्योर रोलिंग मान के आपकी एफ की वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 15 न्यूटन आई मगर फ्रिक्शन 15 न्यूटन लग ही नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है सिर्फ 10 न्यूटन तो इतना ही लगेगा उस समय फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा 10 न्यूटन होगा 15 न्यूटन ना कर देना। क्लियर हुई बात कि नहीं पक्का। मगर इस क्वेश्चन के हिसाब से तो कितना आया एफ की वैल्यू 2 आई फ्रिक्शन फोर्स से कम है तो इतना ही फ्रिक्शन लग रहा होगा जरूरत के अनुसार। आई होप आपने इस लेक्चर को बहुत ही इंजॉय किया होगा। मेरा नाम सत्यम प्रशांत कौशल मैंने आपसे वादा दिया था दिस वुड बी द बेस्ट कंटेंट एवर यू हैव स्टडीड ऑन द यूट्यूब। इस बात की गारंटी देने की कोशिश करता हूं बेस्ट तो नहीं कह सकते सारे लोग बेस्ट पढ़ा रहे हैं सारे टीचर अपनी मेहनत कर रहे हैं बस मैं ये कहना चाहूँगा बस अटैचमेंट की बात होती है दिल की बात होती है आपके और हमारे प्यार की जो हमारे और आपके बीच है वो दीवार नहीं होनी चाहिए एकदम पारदर्शी मेरी फीलिंग और आपकी फीलिंग एक होनी चाहिए। जिस तरह मैं पढ़ाता हूँ उस तरह आपको भी पढ़ना पड़ेगा तभी हम और आप मिल करके कुछ अलग कर पाएंगे। क्लियर हुई बात कि नहीं। तो चलिए पढ़ाई करते रहें ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में रोलिंग मोशन के अंदर ही। टिल देन टाटा बाय बाय सी यू।